हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। आई एम सचिन। आज मैं आप सभी को क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं आपके 2026 में मेन एग्जाम्स जो होने वाले हैं। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है पोल साइंस सब्जेक्ट। आपको पता है 11th क्लास में बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं, तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो लगभग सब चीज़ें कवर करते हों। और आपको इनकी पीडीएफ मिल जाएगी @class11th ESP हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। लेटेस्ट अपडेट सारे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, वीडियोस के लिंक सारे आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे। और अगर कुछ पूछना हो तो इंस्टाग्राम अकाउंट है एकलव्य स्टडी पॉइंट, यहाँ पे आप आके पूछ सकते हो। वेबसाइट है eklavyastudypoint.com, इधर भी आप ज़रूर विजिट करना। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको करवा देता हूँ। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जहां पे बैठ के कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसका पूरा प्रोसेस बताना है आपको कि वो किस तरीके से बना था। तो 1946 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। और जब कैबिनेट मिशन प्लान इंडिया में आया था, अंग्रेजों ने एक प्लान बनाया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो उसी टाइम पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उन्होंने बनाई थी जहां पे डिस्कस होना था कि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा कैसे और क्या उसमें होगा। मेंबरशिप की बात करूं तो 299 मेंबर्स थे इसके अंदर, जो प्रोविंसेस के थे। और प्रिंसली स्टेट्स भी थे यहाँ पे, राजा महाराजा भी हुआ करते थे इंडिया में, तो वो लोग भी थे यहाँ पे। और पूरे इंडिया से पार्टिसिपेशन था सभी का। बात करें, मेंबर्स जो है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के थे, ज्यादातर मेजोरिटी में जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। लीडर्स की बात करूं, राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो असेंबली के प्रेसिडेंट थे। और B.R. अंबेडकर जी जो थे वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। और इन्होंने ही फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सप्लेन इन डिटेल। तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? एक फंडामेंटल रूल बुक होती है, किसी भी देश को चलाने के लिए कानून लिखे होते हैं। सारे प्रिंसिपल्स उसमें लिखे होते हैं कि गवर्नमेंट के क्या फंक्शंस होते हैं और सोसाइटी में कैसे भाईचारा बना रहे। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो एक तो लीडरशिप का रोल क्या है ये पता चल जाता है कि गवर्नमेंट में कौन हेड होगा, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे अथॉरिटी को लेकर। तो एक मतलब सही सिस्टम बन जाता है, ठीक है, एक ऑर्डरली सिस्टम बनता है गवर्नेंस का। इसके अलावा पावर की शेयरिंग सही हो पाती है। जो भाई मतलब एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी, तीन इंस्टीट्यूशंस होते हैं हमारे, तीन ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के। तीनों अच्छे से काम कर पाए, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को क्लियरली मेंशन किया जाता है। और एक अकेला पर्सन जो है वो डोमिनेट ना करे, ज़्यादा एक ही के पास पावर ना हो, इसको मेक श्योर किया जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, क्योंकि जब एक डाइवर्स सोसाइटी होती है तो डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं कम्युनिटीज़ के बीच में और गवर्नमेंट्स के तीनों पार्ट्स के बीच में। तो ऐसे में कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ होता क्या है, जो छोटे मोटे ग्रुप्स होते हैं, वीकर ग्रुप्स होते हैं, भाई उनकी पूरी जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन होती है कि भाई मेजर जो कम्युनिटी वाले लोग हैं, बड़े वाले, वो उनको तंग ना करें। तो जस्टिस और इक्वालिटी रहे और स्टेबिलिटी और यूनिटी बनी रहे। कभी कभी इमरजेंसी आ सकती है, क्राइसिस का समय आ सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल लिखे होते हैं कि देश को कैसे स्टेबल रखना है, यूनाइटेड रखना है, सब कुछ स्मूथली फंक्शनिंग कैसे होगी। और नेशनल गोल्स और अच्छी बातें, आइडियल्स लिखे होते हैं, जैसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी यानी भाईचारा की फ्यूचर पॉलिसीज इनको ध्यान में रखते हुए बनाई जाएं। और अकाउंटेबिलिटी रहती है, जो लीडर्स होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करते हैं और उनको कानून के अकॉर्डिंगली काम करना होता है, लोगों के प्रति आंसरेबल रहना होता है। और ये देश को एक करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक सभी देश के वासियों के लिए एक एक मतलब कॉमन एक रूल बुक है जो सभी के लिए, एक यूनिटी रहती है कम्युनिटीज, रिलीजन्स, लैंग्वेजेस के बीच में। अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये वाला क्वेश्चन आपको आगे भी देखने को मिलेगा, तो या तो आप यहाँ से देख लेना या फिर आगे देख लेना। होता क्या है, फ्लेक्सिबल में तो क्या है भाई, कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो मेजोरिटी सिंपल वाली भी हो अगर पार्लियामेंट में, तो उससे वो चेंज किया जा सकता है। जैसे कोई नया स्टेट बनाना है, या लोकसभा के सीट को बढ़ाना है घटाना है, राज्यसभा को बढ़ाना है घटाना है, तो उसमें सिंपल मेजोरिटी भी अगर उस हाउस की आती है तो वो हो सकता है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है। कुछ रिजिड चीज़ें होती हैं जहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी, यानी कि एक तो 2/3 ऑफ जो मेंबर्स वहाँ पे हैं उनकी वोटिंग प्लस जो टोटल मेंबरशिप की जो परसेंटेज है वो भी देखी जाएगी। जैसे जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड कोई अमेंडमेंट है, या पार्लियामेंट की पावर को चेंज करने के रिलेटेड कुछ भी अमेंडमेंट है। इसके अलावा अगर कोई फेडरल चीज़ बदलनी है, ठीक है, इसमें क्या होगा, सिर्फ पार्लियामेंट नहीं, लगभग हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर्स का भी आपको चाहिए होगा अप्रूवल।
जैसे कि मान लो कोई यूनियन टेरिटरी स्टेट्स के बीच की पावर है, उसमें कोई चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको ये स्पेशल फिर अमेंडमेंट के लिए ये सब चाहिए होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आज तक 100 से ज़्यादा बार बदला जा चुका है, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म और इक्वलिटी, इस चीज़ को नहीं बदला जा सकता। एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैंने आपको बताया है कि भाई ये इस तरीके से भी आ सकता है। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी रिजिडिटी वाला क्वेश्चन पीछे वाला है, उसके फीचर्स लिख दो, डिटेल्ड है, रिटर्न में है भाई, सारी चीज़ें प्रॉपर लिखी हुई हैं। और इसको बैग ऑफ बोरोविंग भी कहा जाता है, क्योंकि ब्रिटेन से हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम बोरो किया, रूल ऑफ लॉ बोरो किया, यूएसए से हमने फंडामेंटल राइट्स ले लिए, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम ले लिया, आयरलैंड से हमने डीपीएसपी ले लिए, कनाडा ऑस्ट्रेलिया से हमने फेडरलिज्म की चीज़ें सीख ली, ठीक है, फ्रांस से हमने लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्राटर्निटी जैसे आइडियल्स ले लिए। और डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है सभी को वोटिंग का राइट होगा पार्लियामेंट में, और जो स्टेट असेंबलीज है वो लोगों द्वारा इलेक्ट होके आएंगे वहां पे लोग, और लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट होंगे, ठीक है। आर्टिकल 32 है, अगर कोई भी राइट वॉयलेट होता है तो आप कोर्ट में जा सकते हो। डीपीएसपी लिखे हुए हैं भाई, ये हमने आयरलैंड से इंस्पायर होके अपने गवर्नमेंट को बताया कि भाई वेलफेयर स्टेट बनाना है, फ्री एजुकेशन, अच्छी हेल्थ सर्विसेज देनी है। इमरजेंसी प्रोविजंस जो जर्मनी वाले कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कुछ स्पेशल पावर होनी चाहिए क्राइसिस के समय। और ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक डायनामिक है, बदल रहा है लगातार, अडेप्ट समय के अकॉर्डिंग ये चीज़ों को कर लेता है। 100 से ज़्यादा बार इसको अमेंड किया जा चुका है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हमारा चैप्टर सेकंड है। यहाँ पे चैप्टर सेकंड का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, इंडिविजुअल्स के लिए भी और नेशन के लिए भी। दे आर गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन एंड इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स, इसकी गारंटी हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है और कोर्ट इसकी प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स बहुत ज़रूरी होते हैं हमारे डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। और ये राइट्स कोर्ट में इन्फोर्सेबल है, यानी कि अगर कोई भी राइट आपका वॉयलेट होता है तो सीधा आप कोर्ट में जा सकते हो, और आपकी लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने का ये काम करते हैं। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिले, आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिले, चॉइस मिले, आप जो चाहो वो कर सकते हो, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। और इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, सभी लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट मिले, कोई भेदभाव ना हो कास्ट, रिलीजन, जेंडर या प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। और कोई भी स्टेट ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए, मिसयूज़ ना करे पावर का, तो एक शील्ड की तरह काम करता है। और सोशल जस्टिस भी हो भाई, एक तो जो सोशल इनक्वालिटीज़ हैं, जो कुछ समाज पिछड़ा हुआ है और जो वीकर सेक्शंस हैं, उनको अपलिफ्ट करने का भी काम करता है अगर राइट किसी को मिलेगा। और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथनिंग मिलती है भाई, अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मिले हैं तो भाई लोग भी जो है वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे फ्रीली। और माइनॉरिटीज़ का प्रोटेक्शन हो जाता है, उनकी कल्चरल, एजुकेशनल, रिलीजियस जो राइट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब द फंडामेंटल राइट्स इंश्राइंड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें 6 कैटेगरी हैं फंडामेंटल राइट्स की। लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस सबको मिले, इसका ध्यान रखा गया है। सबसे पहले आता है राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 से 18। आर्टिकल 14 कहता है कि आप कानून के आगे बराबर हो, चाहे आप कोई भी हो। आर्टिकल 15 कहता है कि रिलीजन, किसी का धर्म, किसी की नस्ल, जाति, या वो मेल है फीमेल है, उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, इस पे आप भेदभाव नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 कहता है कि भाई पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी में सभी को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। आर्टिकल 17 कहता है कि छुआछूत खत्म हो। आर्टिकल 18 कहता है कि टाइटल्स कोई नहीं लेगा, जैसे राजा, महाराजा, धीराज, ये वो, ऐसा कोई टाइटल नहीं चलता, सारे इंडियंस इक्वल हैं। सेकंड फंडामेंटल राइट है राइट टू फ्रीडम हमारा, आर्टिकल 19 से 22। आर्टिकल 19 कहता है कि देखो, फ्रीडम ऑफ स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हो, एक्सप्रेशन, बातें अपनी रख सकते हो, असेंबल होना, एसोसिएशंस क्रिएट करना, मूवमेंट, इधर से उधर जाना, कहीं रहना, अपना प्रोफेशन चूज करना, आप पे कोई रोक टोक नहीं है। आर्टिकल 20, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस, यानी कि एक दोष किया है तो उसकी एक सज़ा मिलेगी, एक दोष की डबल सज़ा नहीं मिलेगी। आर्टिकल 21 कहता है कि आपकी लाइफ की प्रोटेक्शन हो, आपकी पर्सनल लिबर्टी है। आर्टिकल 22 कहता है कि आपको बेमतलब कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, डिटेंशन नहीं हो सकता। थर्ड वाला फंडामेंटल राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 23 और 24। आर्टिकल 23 कहता है कि भाई ह्यूमंस की ट्रैफिकिंग नहीं होगी, फोर्सफुली किसी से आप मजदूरी नहीं करवा सकते। आर्टिकल 24 कहता है कि बच्चों से आप खतरनाक काम नहीं करवा सकते। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 से 28 क्या कहता है। आर्टिकल 25 कहता है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, कि आप जो मन करे, जो समझ आए, आप अपने रिलीजन को प्रचार करो, प्रैक्टिस करो, लोगों को बताओ।
आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, आपके जो भी धर्म कर्म के कार्य हैं आप कर सकते हो, आपको कोई नहीं रोक सकता। आर्टिकल 27 कहता है कि आप भाई फ्रीडम फ्रॉम पेइंग टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन, ठीक है, कि भाई आप जो चंदा वंदा इकट्ठा कर रहे हो या टैक्स वैक्स ले रहे हो, जो भी कर रहे हो आप उसके लिए फ्री हो। आर्टिकल 28, कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन सरकारी चीज़ों में नहीं चलेंगे, सरकारी स्कूल्स में या कॉलेजेस में। पांचवा फंडामेंटल राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 एंड 30। 29 कहता है कि माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन हो। आर्टिकल 30 कहता है कि माइनॉरिटीज़ को ये राइट है कि वो अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी खोल सकते हैं। सपोज अगर माइनॉरिटी सिख है तो सिख अपने धर्म का एक अलग कॉलेज खोल सकते हैं जहाँ वो अपने हिसाब से चीज़ें चला सकते हैं। फंडामेंटल 6 राइट है जो वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32 है इसमें, कि आपसे कोई भी अगर ये ऊपर के दिए गए राइट्स को छीना जा रहा है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाओ, हाई कोर्ट जाओ, अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओ, फिर कोर्ट्स कुछ रिट्स इशू कर सकते हैं, हबीस कार्पस, मैंडमस, प्रोहिबिशन, को वारंटो, सर्टरी, ठीक है। अब है डीपीएसपी से आप क्या समझते हो? देखो डीपीएसपी एक गाइडलाइंस होती हैं, गवर्नमेंट जो कोई भी कानून बनाती है स्टेट की या कोई पॉलिसीज बनाती हैं तो उसको वो फॉलो कर सकती हैं, और उस पर कोई ये चीज़ नहीं है कि भाई आप पे फोर्स है, करना ही करना है, आप कोर्ट में नहीं जा सकते इसको चैलेंज करने। हो सकता है कि एक गाइडलाइन कहती हो कि भाई लोगों के लिए फ्री एजुकेशन दो, फ्री हेल्थ केयर बनाओ, अब वो स्टेट के ऊपर है वो कब तक वो काम करवाएगा। तो डीपीएसपी हमारी सरकारों को गाइड करते हैं। और इसके अलावा एक भाई सोसाइटी में इकोनॉमिक जस्टिस मिले सभी को, और एक वेलफेयर स्टेट बन सके, लोगों की ज़रूरतें पूरी हों, राइट्स और ड्यूटीज़ भी मेंटेन रहे, ठीक है। डीपीएसपी कहता है भाई इस पूरे समाज का भला हो। अब क्या पॉलिसीज आ सकती हैं इसके अंदर? देखो इसके अंदर आ सकता है आपका, इसके अंदर आ सकता है कि भाई गवर्नमेंट कुछ ऐसा करे कि सभी को काम मिले और इक्वल जस्टिस, न्याय मिले सभी को, और खासकर जो भाई जो गरीब लोग हैं उनको लीगल एड मिले, उनको अगर वो कोर्ट वगैरह में जाने के पैसे नहीं है तो सरकार उनको लीगल एड दे। प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, भाई अच्छी एजुकेशन, अच्छा हेल्थ केयर, अच्छा पब्लिक वेलफेयर हो स्टेट में। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, भाई जंगल सुरक्षित रहें, जानवर हमारे सुरक्षित रहें, और एनवायरनमेंट सुरक्षित रहे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ हम जाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरे स्टेट में एक जैसे कानून हो, पर्सनल लॉज ना हो किसी रिलीजन के, और भाई दारू वगैरह बंद हो, बैन लगाओ लिक्वर वगैरह पे, ठीक है, ये सब किया जा सकता है। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने एक बात कही थी कि जो यहाँ पे कहा था कि हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कुछ चीज़ें कही थी। आर्टिकल 32 को वो कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो अपने फंडामेंटल राइट्स अगर आपके फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो आर्टिकल 32 के तहत फिर जो कोर्ट्स होती हैं वो कुछ स्पेशल ऑर्डर निकालती हैं, जैसे हबीस कार्पस, कि इसमें क्या होगा कि लोगों की फ्रीडम को प्रोटेक्ट किया जाता है, कि भाई अगर, यानी कि कोर्ट ऑर्डर करता है कि अगर किसी को इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर किसी को जेल में डाला है बिना रीज़न तो कोर्ट उसको आज़ाद कर सकता है। मैंडमस कहता है कि भाई जो भी अधिकारी है वो अपनी लीगल ड्यूटी परफॉर्म करें, ठीक है, कानून के अकॉर्डिंग। अगर कोई सरकारी अधिकारी कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं कर रहा जबकि उसको वो करना चाहिए तो कोर्ट ऑर्डर दे सकता है उसे। प्रोहिबिशन है यानी कि टू फॉरबिड, यानी कि लोअर कोर्ट्स जो है वो अपने दायरे में रहकर काम करें, ठीक है। अब हाई कोर्ट्स जो होती हैं ऊपर वाली वो लोअर कोर्ट्स को ये ऑर्डर दे सकती हैं। मान लो कि कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो कोई केस हैंडल कर रही है जो उसकी अथॉरिटी के बाहर का है, तो हाई कोर्ट ऊपर वाली उसको कह सकते हैं भाई मत कर। को वारंटो का मतलब होता है कि भाई कोई सरकारी अधिकारी किसी पद पर है तो उसे सवाल पूछना किस लीगल राइट से आप हो, तो आपको अपनी क्वालिफिकेशंस और लीगलिटी प्रूव करनी पड़ेगी, और अगर वो गलत तरीके से इलीगली है तो उसको रिमूव किया जा सकता है। सर्टरी का मतलब होता है कि भाई लोअर कोर्ट्स जो अथॉरिटीज़ हैं उनके डिसीजंस को रिव्यू करना। अगर हाई कोर्ट एग्जामिन करती है किसी भी जजमेंट को कि भाई इसको सही से नहीं लग रहा तो उसको कैंसिल कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट कई बारी लोअर कोर्ट्स के ऑर्डर को कैंसिल कर देती है। तो ये 32 के ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 है हमारा, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं यहाँ पे। तो चैप्टर 3 इलेक्शंस वाला है। इसमें एक तो फर्स्ट पास द पोस्ट और एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों में डिफरेंस आता है हर बारी इलेक्टोरल सिस्टम्स में। तो फर्स्ट पास द पोस्ट में क्या होता है, मान लो कि कोई भी, मान लो एक कैंडिडेट है, ठीक है, एक सेकेंड, कोई कैंडिडेट है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है,
जरूरी नहीं है इसमें 50-60% मिले, हो सकता है उसको बहुत कम मिले, 40% ही मिले, और बाकियों को उससे भी कम मिले, तो उसको बाकियों से तो ज़्यादा मिले ना। प्रोपोर्शनल में क्या होता है कि जितने वोट्स आप लाओगे उसी प्रोपोर्शन में आपको सीट्स मिलेंगी। रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करूं तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, ठीक है, जो कि जीतता है। लेकिन पीआर वाले सिस्टम में क्या होता है, एक बहुत बड़े एरिया के लिए बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जो काम करते हैं। विनिंग रूल क्या रहता है, जो मैक्सिमम वोट्स लाता है वो जीत जाता है। लेकिन पीआर सिस्टम में क्या होता है कि भाई जो सीट्स हैं वो शेयर करते हैं, जितनी पार्टी परसेंटेज ऑफ वोट्स लाई है उसी के प्रोपोर्शन में। रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इससे बड़ी पार्टीज़ का फ़ायदा होता है, छोटी पार्टीज़ का फ़ायदा नहीं होता, वो एकदम से इतनी सीट्स नहीं ला पाती। पर पीआर सिस्टम सभी के लिए फेयर है, आप जो भी परसेंटेज में ला रहे हो आपको उस परसेंटेज में सीट मिल जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द 4 मेन फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है जिसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं होता है। इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं उसको यही मेंटेन करते हैं। इनका पहला काम है इलेक्शंस को कंडक्ट करवाना, इलेक्शंस को सुपरवाइज करना। पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हों, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर्स के इलेक्शंस हों, चाहे प्रेसिडेंट के हों, चाहे वाइस प्रेसिडेंट के हों, इनका काम है उसको कंडक्ट करवाना। उसके बाद है सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं इलेक्शन सही तरीके से हो, फ्री एंड फेयर तरीके से हो। वोटर्स का रजिस्ट्रेशन, तो ये रजिस्ट्रेशन करते हैं कौन वोटर्स एलिजिबल हैं, उनका रिकॉर्ड रखते हैं, इलेक्टोरल रोल बनाते हैं, अपडेट रखते हैं उसको, वोटर लिस्ट भी कहते हैं जिसे। मॉनिटर कैंपेन एंड रिजल्ट्स, तो जितनी भी कैंपेन्स होती हैं ये देखते हैं कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन में तो हो रही है, ये तो नहीं है कोई ज़्यादा पैसा लुटा रहा है अपनी कैंपेनिंग में जिससे कि ज़्यादा इन्फ्लुएंस बनाना चाह रहा है। और जब वोट की काउंटिंग होती है तो वो भी यही करते हैं, और उसके बाद रिजल्ट को डिक्लेयर करने का काम भी इन्हीं का होता है। राइट अ नोट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शंस इन अ डेमोक्रेसी। तो इलेक्शंस का क्या रोल है, कितनी इम्पोर्टेंस है। तो देखो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस और डेमोक्रेसी आपस में जुड़े हुए हैं, इनको आप सेपरेट नहीं कर सकते। इलेक्शंस के बिना लोग अपने लीडर्स को नहीं चुन पाएंगे, और डेमोक्रेसी के बिना इलेक्शंस का कोई मतलब ही नहीं है। तो डेमोक्रेसी है तभी इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस हैं तभी डेमोक्रेसी है। लोगों को रिप्रेजेंट करना, देखो इंडिया बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, सारे सिटीजन सीधा तो कानून नहीं बना सकते, तो वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो आगे डिसीजन लेते हैं उनके बिहाफ पर। राइट टू चूज लीडर्स, अब इलेक्शन से क्या होता है, सिटीजन्स को एक पावर मिल जाती है कि भाई हाँ किसको आप अपने ऊपर गवर्न करवाना चाहते हो, तो लीडर्स फिर अकाउंटेबल भी रहते हैं उस चीज़ को लेकर। इक्वालिटी इन वोटिंग, तो होता क्या है भाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सभी को बराबर का हक दिया जाता है वोटिंग का, 18 साल से जो ऊपर है, ठीक है, कोई यहाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलता कास्ट का, रिलीजन का या जेंडर का। स्ट्रेंथेंस डेमोक्रेसी, और क्या होता है इलेक्शंस रहेंगे तो भाई लोगों को ये भी लगेगा कि डेमोक्रेसी चल रही है, लोगों की ज़रूरतों के अनुसार लोग आगे नेता बन रहे हैं, एक ट्रस्ट बना रहता है, पार्टिसिपेशन लोगों को लगता है हो रहा है, और एक सिस्टम में स्टेबिलिटी रहती है। डिस्क्राइब एनी 6 सजेशंस टू इम्प्रूव द इंडियन इलेक्शन सिस्टम। तो सबसे पहले तो भाई इलेक्शन कमीशन जो है उसको ज़्यादा पावर दी जानी चाहिए कि मनी मसल पावर का यूज़ ना हो, अनफेयर कुछ चीज़ें ना हो कैंपेनिंग के दौरान। दूसरा है वोटर का रजिस्ट्रेशन, जो इलेक्टोरल रोल है, वोटर लिस्ट है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेट बनाना, डोर टू डोर जाना, वेरीफाई करना, मॉनिटर करना अच्छे से ताकि डुप्लीकेट वोटर्स ना हो। कर्ब एक्सेसिव कैंपेन स्पेंडिंग, जो लिमिट है वो लगाओ भाई, इलेक्शंस पे कितना खर्चा किया जा सकता है, क्योंकि जो ज़्यादा पैसे वाला है फिर वो तो ज़्यादा कैंपेनिंग कर लेगा, जो रिच एंड पावरफुल लोग होंगे उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो जाएगा। और विमेन का प्रमोट किया जा सकता है रिप्रेजेंटेशन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का इम्प्लीमेंट अगर होता है तो वो ये कहता है कि 1/3 रिजर्वेशन होगा विमेन के लिए लोकसभा में और स्टेट असेंबलीज में, जैसा कि एमसीडी में और पंचायत में होता है। फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीकर सेक्शंस, तो SC ST कम्युनिटी के लोगों को रिजर्वेशन देना, उनको भी एक मतलब थोड़ा फेयर चांस मिलना। एंड वोटर्स को थोड़ा अवेयर करना, कैंपेन्स चलाना, लोगों को एजुकेट करना, वोटिंग के राइट्स क्या होते हैं, वोटर टर्नआउट क्या होता है, ये सब। मेन फीचर्स ऑफ द इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ इंडिया, तो यही है कि भाई इंडिया बहुत बड़ा देश है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है हमारे यहाँ पे, हम सीधा कानून नहीं बना सकते, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं अपने बिहाफ पर। सभी को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज मिला हुआ है। यहाँ पे एक इलेक्शन कमीशन है, मैंने आपको बता ही दिया क्या करता है, FPTV के भी मैंने आपको पीछे फीचर्स बताए थे। और रिजर्वेशन होता है भाई कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, ये भी पीछे हमने बात की है, SC ST के लिए रिजर्वेशन होता है, और ये विमेन वाला हम पीछे बात करके ही आ रहे हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप इसमें बता सकते हो। अब यहाँ पे अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 आएगा, जो कि आपको आगे पता चलेगा कि इसमें क्या है। इसमें सबसे पहले तो क्वेश्चन आएगा आपका प्रेसिडेंट के बारे में। प्रेसिडेंट के पास क्या पावर होती है? तो ये एक फॉर्मल हेड ऑफ स्टेट होता है जो प्रेसिडेंट होता है हमारे देश का, और ज़्यादातर जो यहाँ पे इसकी पावर्स होती हैं वो पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह से वो उसको यूज़ करता है। सबसे पहले इसकी कुछ एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना, हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना, और गवर्नर जो होते हैं स्टेट्स के उनको अपॉइंट करना। ये सारी चीज़ें ये करते हैं। कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स होती हैं, जैसे लोकसभा को ये डिसॉल्व कर सकते हैं 5 साल पूरे होने से पहले ही, और लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेज में ये अपना भाषण दे सकते हैं, ठीक है, जनरल इलेक्शंस के बाद या बजट सेशन के दौरान। और जो भी बिल आते हैं दोनों हाउसेज से उसको ये अप्रूवल देते हैं, और एक बिल तभी एक कानून बनता है जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करते हैं, अप्रूव करते हैं। और ये सीधा भी ऑर्डिनेंस निकाल सकता है जो प्रेसिडेंट होता है, जो कि बिल्कुल एक लॉ की तरह उसकी वैल्यू होती है। कुछ इमरजेंसी पावर्स होती हैं, जैसे नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं वॉर के टाइम पे, कोई बाहर से अटैक हो गया उस टाइम पे, या कोई रिबेलियन हो गया देश के अंदर उस टाइम पे। स्टेट इमरजेंसी भी होती है, जब कोई भाई कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई स्टेट नहीं चल पा रहा है तो वहाँ पर भी प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनरली इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर बिकम वेरी पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल। देखो अब यहाँ पीएम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, पिछला क्वेश्चन प्रेसिडेंट के ऊपर था। तो पीएम जो होता है वो देश का हेड होता है, मुखिया होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ठीक है। इंडिया के अंदर पीएम के बाद बहुत पावर होती है, हद से ज़्यादा। सबसे पहले तो ये सरकार का मुखिया होता है। पीएम का जो मतलब क्या होता है ना, जो सरकार का एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है उसका हेड पीएम ही होता है, यानी सरकार को चलाता कौन है? जो पीएम होता है। और जो जितनी भी कैबिनेट होती है, जितने मिनिस्टर्स होते हैं, उनका लीडर कौन होता है? पीएम होता है। सारी मीटिंग करना, ठीक है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करना। फिर है कंट्रोल ओवर पार्लियामेंट। अब जो एक पीएम होता है वो लोकसभा का एमपी भी होता है, जो डिबेट्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट भी करता है, बिल्स को इंट्रोड्यूस करता है। तो कहीं ना कहीं कानून बनाने में इनका बहुत बड़ा रोल होता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली अकाउंटेबल टू द लोकसभा। जो जितनी भी मिनिस्टर्स का ग्रुप होता है वो लोकसभा में अकाउंटेबल होते हैं, ठीक है। तो पीएम का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉरेन अफेयर्स, किसी देश के साथ दोस्ती रखनी है या किसी देश के साथ दुश्मनी रखनी है, ये कौन डिसाइड करता है? किसी भी देश का पीएम डिसाइड करता है कि उसको किससे क्या रखना है, यूएन में कैसे रहना है, सो जो इंटरनेशनल और फोरम्स हैं उसमें कैसे रहना है। नेगोशिएट्स ट्रीटीज़ एंड एग्रीमेंट्स, जो भी ट्रीटियां हैं, एग्रीमेंट्स होने हैं, उसको नेगोशिएट करते हैं जो हमारे पीएम होते हैं। अगर मुसीबत का समय आ जाए, क्राइसिस, तो उस समय पूरी जो पूरी जनता है वो पीएम की तरफ देखती है, चाहे डिजास्टर्स हो, चाहे वॉर्स हो, कोई सिक्योरिटी थ्रेट हो। इमरजेंसी पावर ये होती है कि भाई प्रेसिडेंट को सलाह दे सकते हैं कि भाई किसी स्टेट की जो सरकार चल नहीं पा रही तो उधर प्रेसिडेंट रूल लगा दो, इमरजेंसी यूज़ कर लो। और अलग अलग डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज के बीच कोऑर्डिनेट करता है जो पीएम होता है। और प्रेसिडेंट का सबसे बड़ा एडवाइज़र कौन होता है? एक पीएम होता है, कि किसी भी जज को अपॉइंट करना है, किसी की माफ़ी है, भाई फांसी माफ़ करवानी है, ये जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उस पर एडवाइस देने का काम। परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती है? देखो ये होती है ब्यूरोक्रेसी। जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं ये पॉलिटिकल नहीं होते, ये प्रोफेशनल, मतलब ये मान के चलो कि एक एग्जाम क्लियर करके आते हैं। आईएएस आईपीएस आईयूएफएस ये सब यूपीएससी का एग्जाम देके आते हैं, सिविल सर्वेंट्स कहते हैं इन्हें हम। तो ये क्या है, जैसे मिनिस्टर्स तो भाई इलेक्शन के बाद चेंज हो जाते हैं, लेकिन ये लोग चेंज नहीं होते, ठीक है, ये चेंज नहीं होते। इम्प्लीमेंटेशन रोल, सो ये इंश्योर करते हैं जो भी कानून बन रहे हैं पार्लियामेंट में, पॉलिसीज हैं, वो अच्छे से एग्जीक्यूट हो। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट, जो भी आईएएस आईपीएस बनता है वो अपनी मेरिट से बनता है। यूपीएससी का एग्जाम देके, पीसीएस का एग्जाम देकर, पीएससी का जो स्टेट जो सर्विसेज होती हैं उसका एग्जाम देकर ये सब बनते हैं, ठीक है। 4 चैप्टर तक मैंने आपको बता दिया है, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम चैप्टर 5 से देखेंगे क्या क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट? आखिर हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? तो भाई देखो, वी नीड अ पार्लियामेंट बिकॉज यही है जो भाई मतलब ये एक तरीके से जहाँ कानून बनते हैं देश के, ठीक है, यहीं पे हमारे सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आके बैठते हैं। तो सबसे पहले तो एक पार्लियामेंट हमारे देश के लोगों का रिप्रेजेंटेशन करता है, क्योंकि इंडिया बहुत ही वास्ट कंट्री है, बहुत डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन, कास्ट, कल्चर को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो पॉसिबल तो नहीं है हर सिटीजन डायरेक्टली आके कानून बनाए। तो पार्लियामेंट में क्या होता है, लोगों की इच्छा के अनुसार जो लोग चुने जाते हैं वो आके बैठते हैं।
लॉ मेकिंग रोल होता है, सबसे मेन फंक्शन पार्लियामेंट का यही होता है देश के लिए कानून बनाना। एक लॉ बनने के लिए एक बिल आता है और वो उस पर डिस्कशन होता है, उस पर डिबेट होती है, फिर वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों हाउसेस में जाता है, फिर प्रेसिडेंट उस पर अपना अप्रूवल देते हैं और उसके बाद वो बिल एक कानून बन जाता है। इसके अलावा पार्लियामेंट क्या करता है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उन पे निगरानी रखता है, क्योंकि जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है वो अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट में, यानी कि जो भी आप काम करते हो एज प्राइम मिनिस्टर, आपको उसका जवाब लोकसभा में देना होता है, सभी के सामने डिबेट्स भी होती हैं। बजट का अप्रूवल, जो एनुअल बजट होता है वो फाइनेंस मिनिस्टर पेश करते हैं और पार्लियामेंट में ही उसकी पूरी एकदम जांच होती है, उसको अप्रूवल मिलता है बजट को, ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे, अकाउंटेबिलिटी रहे सरकार की। प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स, पार्लियामेंट में क्या है, फंडामेंटल राइट्स को पूरी रिस्पेक्ट दी जाती है और अगर ज़रूरत पड़ने पर इसमें कुछ बदलाव भी किया जा सकता है लोगों के भलाई के लिए। इंटरनेशनल एग्रीमेंट जितने भी होते हैं उसमें पार्लियामेंट का अप्रूवल बहुत ज़रूरी होता है, जो भी ट्रीटी इंडिया साइन करता है, जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, ताकि देश का हित हो सके। अब है, वाई डू वी नीड टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, आखिर हमें पार्लियामेंट के दो हाउसेस की क्या जरूरत है। तो इंडिया में बाई कैमरल सिस्टम है, यानी कि दो पार्लियामेंट के हाउसेस हैं एक है लोकसभा, एक है राज्यसभा। दोनों के अपने अपने काम हैं। लोकसभा में डायरेक्टली वो आके बैठते हैं जिनको हम चुनते हैं, राज्यसभा में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली नहीं चुनते। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बैलेंस रहता है फेडरलिज्म का, अगर दो हाउसेस रहेंगे तो भाई एक तो लोकसभा जो लोगों के भलाई के लिए जो भी कानून बनने हैं वो अलग से चलता रहेगा, राज्यसभा जो स्टेट के लिए काम है वो वहाँ पे होते रहेंगे। चेक और बैलेंस रहेगा, एक हाउस ज़्यादा पावरफुल ना हो जाए इसलिए दो होना बहुत ज़रूरी है। दोनों हाउसेस में डिस्कस होंगे, सारी चीज़ें डिबेट्स होंगी तो बहुत अच्छे से एक जॉइंट डिसीजन होगा। और राज्यसभा में सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स नहीं आते, बल्कि वहाँ पे बहुत सारे मेंबर्स ऐसे भी होते हैं जो उनकी नॉलेज और उनके एक्सपीरियंस, जो आर्ट्स के फील्ड से हो, साइंस, सोशल सर्विस, पब्लिक अफेयर्स, कोई क्रिकेटर रहा है जिसने देश के लिए कुछ योगदान दिया है, वहाँ से भी उनको सीट्स मिलती हैं। तो डिबेट जो होती है वो क्वालिटी डिबेट होती है, अच्छी डिबेट होती है। अब एक क्वेश्चन कंपैरिजन का आ सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में कंपैरिजन करने को आता है तो इसके अंदर लोकसभा, जिसको हाउस ऑफ द पीपल भी कहा जाता है, मैक्सिमम 552 मेंबर्स और करेंटली 543 मेंबर्स। राज्यसभा मैक्सिमम 250 मेंबर्स, करेंटली 245 मेंबर्स। अब मेंबर्स चूज कैसे होते हैं, लोकसभा में तो डायरेक्टली इलेक्शंस होते हैं, जनरल इलेक्शंस, ठीक है, वहाँ पे आप अपने एमपी को चुनते हो। और राज्यसभा में क्या होता है, जो 233 मेंबर्स होते हैं वो कौन इलेक्ट करके भेजता है उनको, जो स्टेट्स के एमएलए होते हैं वो आगे भेजते हैं कि राज्यसभा में किसको भेजना है। और 12 मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो नॉमिनेट करता है, अगर वो फील्ड आर्ट से हैं, लिटरेचर, साइंस एंड सोशल सर्विस, उन्होंने कोई सर्विस दी है तो उनको मौका मिलता है, उनको राज्यसभा की सीट मिलती है। और मेंबर कौन बन सकता है, एटलीस्ट 25 साल का होना चाहिए आपको अगर लोकसभा में आना है, एटलीस्ट 30 साल का होना चाहिए अगर आपको राज्यसभा में आना है। टर्म क्या होता है, ये नॉट परमानेंट, ये 5 साल बाद बदल जाता है पूरा सिस्टम, एमपी वगैरह के जब इलेक्शंस होते हैं तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। इससे पहले भी डिसॉल्व हो सकता है लोकसभा अगर सरकार गिर गई। राज्यसभा परमानेंट होता है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, ये हमेशा कंटिन्यू रहता है। और लोकसभा के अंदर 5 साल तक एक मेंबर का टर्म होता है, राज्यसभा के अंदर हर मेंबर जो है वो 6 साल के लिए आता है। और इससे क्या होता है, हर मतलब 2 साल में 1/3 मेंबर इसके रिटायर होते रहते हैं और नए मेंबर्स आते रहते हैं। अब जो भी मीटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा में उसका इंचार्ज कौन होता है, जैसे लोकसभा की बात करो तो उसका स्पीकर होता है, ठीक है, वो एक स्पीकर मतलब वहाँ पे एक इलेक्ट होता है और उसके बाद वही पूरे वहाँ पे सिस्टम को चलाता है। राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो इंचार्ज होता है मीटिंग्स का, जो कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है, यानी कि ऑटोमेटिकली वही होता है चेयरमैन राज्यसभा का। पावर अगर मैं देखूं मनी बिल्स, तो सबसे बड़ी पावर लोकसभा के पास है। टैक्स से रिलेटेड कोई भी बिल आना है, सरकार की खर्चे से रिलेटेड कोई बिल आना है, वो सिर्फ लोकसभा में आ सकता है, राज्यसभा इसको रिजेक्ट भी नहीं कर सकती और डिले भी करेगी अगर तो सिर्फ 14 दिन के लिए, इससे ज़्यादा नहीं। राज्यसभा के पास बहुत लिमिटेड पावर है, यहाँ कोई मनी बिल नहीं आ सकता, यहाँ सिर्फ सजेशंस दिए जा सकते हैं, एक्सेप्ट करना नहीं करना लोकसभा के ऊपर है। सरकार के ऊपर कितनी पावर है, देखो लोकसभा तो पूरी सरकार तो यही है, पीएम मिनिस्टर्स सब यही होते हैं। अगर एक नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, मान लो कोई सरकार ने अच्छा काम नहीं किया,
तो तुरंत वो सरकार गिर सकती है अगर लोकसभा में उसका सपोर्ट खो जाए। राज्यसभा का कोई सरकार के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता, यहाँ पे कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन भी नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे डिबेट्स हो सकती हैं। हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ इन इंडिया, कोई भी बिल एक कानून कैसे बनता है या फिर पार्लियामेंट कानून कैसे बनाता है। सबसे पहले ड्राफ्टिंग का काम होता है, ठीक है, एक बिल क्रिएट होता है, गवर्नमेंट क्रिएट करती है, एमपी कोई भी गवर्नमेंट का, पहली रीडिंग होती है, सबको पढ़ के सुनाया जाता है राज्यसभा लोकसभा में, उसकी कॉपी सभी को दी जाती है, अभी कोई डिबेट नहीं होगी। फिर सेकंड रीडिंग होती है, डिटेल में उसको बताया जाता है बहुत अच्छे से, और अगर सजेशंस करने हैं तो बताया जा सकता है। कमेटी को भेज दिया जाता है बिल, आगे पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं जो उसको रिव्यू करती हैं। थर्ड रीडिंग में क्या होता है, फाइनल डिस्कशन प्लस वोटिंग। अब इसमें क्या है, डिबेट होगी, लोग वोट करेंगे कि इस बिल को कितने लोग सपोर्ट करते हैं, ऐसा कानून बनना चाहिए, यस नो होगा। फिर उसके बाद जब सब कुछ हो जाएगा फिर वो दूसरे हाउस में बिल चला जाएगा, मान लो लोकसभा में आया था तो फिर वो राज्यसभा में चला जाएगा, वहां पे फिर वो सब चीज़ें होंगी। फिर वो प्रेसिडेंट का अप्रूवल मिलेगा उसको, प्रेसिडेंट अपना साइन करेगा, और अगर प्रेसिडेंट साइन कर देता है तो वो फिर कानून बन जाता है। अगर उसको लगता है कि भाई सही नहीं है तो वो रिटर्न कर देगा, लेकिन फिर से अगर पास हुआ है दोनों हाउस में तो फिर प्रेसिडेंट को साइन करना ही पड़ेगा। फिर लॉ इनेक्ट हो जाता है, एक कानून बन जाता है, प्रेसिडेंट के साइन होते ही वो कानून बन जाता है पूरे देश का। हाउ डज द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव इन इंडिया, तो पार्लियामेंट किस तरीके से हमारे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। तो देखो भाई, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे पहले तो जो सरकार है हमारी, पीएम हो मिनिस्टर्स हो, उन सबको सबसे पहले तो भाई लोकसभा की सपोर्ट चाहिए होती है, क्योंकि अगर एक लोकसभा के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन आया तो पूरी सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको हमेशा आंसरेबल रहना पड़ता है लोकसभा के लिए। क्वेश्चन आवर, जो एमपीज होते हैं, ठीक है, वो सवाल पूछते हैं और मिनिस्टर्स को क्लियर आंसर देना होता है अपनी, जो उन्होंने पॉलिसीज बनाई, जो उन्होंने एक्शंस लिए, जो भी उनके डिसीजंस हैं। फिर है डिबेट एंड डिस्कशन, फिर एमपी खुले तौर पर सरकार की जो योजनाएं होती हैं वो डिस्कस करते हैं, बिल को बताते हैं, पॉलिसीज जो आने वाली हैं उसको बताते हैं, और अगर कोई इसकी बुराई करेगा, क्रिटिसिज्म भी होगा तो उसको भी सुनना पड़ेगा और चेंज भी करना पड़ सकता है डिसीजन सुन के। फाइनेंशियल कंट्रोल, गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट के अप्रूवल के बिना पैसा स्पेंड नहीं कर सकती, क्योंकि हर साल एनुअल बजट आता है, फाइनेंस मिनिस्टर उसको प्रेजेंट करता है, उस पर डिबेट होती है, उसको एमपीज लोग पास करते हैं, पास नहीं होता है तो सरकार कोई भी ऐसा खर्चा नहीं कर सकती। मोशंस एंड रेजोल्यूशंस, कुछ स्पेशल चीज़ें होती हैं, एडजोर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन। इससे क्या होता है कि एक सरकार को अगर मान लो कोई भी मतलब ऐसा है कि भाई कोई करप्शन एक्सपोज हो गया, या मान लो कोई सरकार ने कुछ बहुत बुरा काम कर दिया, तो हम नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकते हैं कि हमें इस सरकार पे भरोसा नहीं है, इसको जो है गिरा दिया जाए। पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं एमपीज के, जो कि डिटेल से चेक करते हैं सरकार कैसा काम कर रही है। जैसे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है, ये देखती है कि जो पैसा सही से स्पेंड हो रहा है या नहीं हो रहा। जीरो आवर, इसमें क्या है, बिना किसी नोटिस के कोई अर्जेंट मैटर है तो एमपी उसको रेज कर सकता है, और इसमें गवर्नमेंट को क्विकली रिएक्ट करना होगा। कॉलिंग अटेंशन, एमपी सरकार का ध्यान खींच सकता है कुछ प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है, कि भाई इंपॉर्टेंट इश्यूज को आप इग्नोर मत करो। तो ये चैप्टर 5 था। अब हम चैप्टर 6 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। डिस्क्राइब द रिट्स इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट के पास कुछ ऐसी स्पेशल पावर है, वो कुछ स्पेशल ऑर्डर्स इशू कर सकती हैं फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो मैंने आपको ये रिट वाला जो है क्वेश्चन पहले भी करवा दिया था फर्स्ट चैप्टर में ही, तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, द स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन जुडिशरी इज पिरामिडल। तो ये पिरामिड कैसे है, देखो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो देखो, हमारे टॉप पे क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट। अब एक पिरामिड कैसा दिखता है आपको बहुत भली भांति पता होगा कि भाई इस तरीके से एक पिरामिड होता है। तो इसके यहाँ इस साइड बना लेते हैं, इस तरीके से अगर एक पिरामिड है तो सबसे ऊपर क्या है, हमारा टॉप है, उसके बाद मिडल लेवल आता है, उसके बाद लोअर लेवल आता है। तो सबसे टॉप पर सुप्रीम कोर्ट है, जो कि दिल्ली में लोकेटेड है। जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ लिखा है, कानून है, उसका फाइनल इंटरप्रिटेशन यही दे सकती है। जो उसके डिसीजन होंगे वो सभी को मानने पड़ेंगे, ठीक है, सारे, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे कहीं कुछ भी हो। मिडल में आता है हाई कोर्ट्स, हर स्टेट की अपनी हाई कोर्ट्स होती हैं जो नीचे वाले कोर्ट्स पे निगरानी रखती हैं, जो इनके नीचे की सबॉर्डिनेट कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मजिस्ट्रेट कोर्ट हो या लोकल कोर्ट हो। फिर बेस कोर्ट्स होते हैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट और सबॉर्डिनेट कोर्ट्स, यहाँ पे सिविल और क्रिमिनल केसेस आते हैं लोकल लेवल पे, और ये सबसे ज़्यादा सिटीजन सबसे पहले यहीं जाते हैं। उसके बाद यहाँ से न्याय नहीं मिलता तो हाई कोर्ट, वहाँ न्याय नहीं मिलता तो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है।
अब यहाँ पे हमें सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बताना है, उसके पास कितनी पावर है, क्या क्या वो कर सकती है, क्योंकि वो सबसे टॉप पर है। तो इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है कि भाई सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली हियर्स सर्टेन केसेस फॉर द फर्स्ट टाइम। कुछ कुछ केसेस ऐसे भी हैं जो डायरेक्ट भी यहाँ पे आ जाते हैं। मान लो यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स के बीच कोई भी पंगा है तो वो सीधा यहाँ आ सकता है। दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में कोई पंगा है तो वो सीधा यहाँ आ सकता है। अपीलेट जुरिस्डिक्शन यानी कि जो आपको अपील लगानी है नीचे से, अगर आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है तो सबसे टॉप लेवल पे आप जाके अपील लगा सकते हो। ठीक है, सिविल, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, कैसे भी केसेस हैं आप उनकी अपील जाके यहाँ पे लगा सकते हो। और एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो बहुत सारे मैटर सुप्रीम कोर्ट को बता सकता है पब्लिक इंपॉर्टेंस के, उसके ओपिनियन के लिए। रेट वाला मैंने आपको बता ही दिया है बहुत बारी। जुडिशियल रिव्यू एक इसकी पावर है कि कोई भी कानून बनाया गया है तो उसको रिव्यू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। अगर उसको लगता है भाई ये सही नहीं, सही तरीके से नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो उसको इनवैलिड डिक्लेयर किया जा सकता है। जुडिशियल एक्टिविज्म का नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, ये क्वेश्चन जुडिशियल एक्टिविज्म वाला आया हुआ है। जुडिशियल एक्टिविज्म में जो हमारी कोर्ट होती हैं, खासकर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, वो थोड़ा एक्टिव हो जाती हैं लोगों के राइट्स को लेकर, जस्टिस को लेकर। इवन इफ अगर किसी ने फाइल किया नहीं किया केस, फिर भी ये लोग एक्टिव रहते हैं। सबसे पहले होता क्या है, कभी कभी जुडिशरी अपनी लाइन क्रॉस कर देती है, ओवर स्टेप कर जाती है और इंटरफेयर करने लग जाती है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के मैटर्स पर, जो कि ये इसके सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। तीन जगह हमारी पावर सेपरेट हो रखी है ऑलरेडी, एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है। तो आपको जुडिशरी का ही काम करना चाहिए। जजेस कभी कभी लेजिस्लेटर्स की तरह काम करने लग जाते हैं, बहुत सारी पॉलिसीज जो है वो कोर्ट बना देती है, रूल्स बना देती है, जो कि ये सब काम किसके, नेताओं के हैं। जैसे कि मान लो एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आप अगर किसी को डायरेक्शंस दे रहे हो, जहाँ पार्लियामेंट को कानून बनाना चाहिए वहाँ पे आप बता रहे हो। रिस्क ऑफ जुडिशियल ओवर रीच, होता क्या है, ज़्यादा ही अगर एक्टिविज्म रहेगा तो इससे क्या है, ये जुडिशियल ओवर रीच हो सकती है, यानी कि यहाँ पे आप डोमिनेट कर रहे हो सरकार के दूसरे ऑर्गन्स को, आप अपना काम नहीं कर रहे हो। अकाउंटेबिलिटी नहीं होती, कभी कभी होता क्या है, देखो जजेस को हम तो इलेक्ट करते नहीं है, तो अगर ज़्यादा ही वो इंटरफेयर करेंगे तो इससे क्या होगा कि वो डिसीजन अकाउंटेबल तो है नहीं, वो जज अपने मन से काम कर रहे हैं। डिले इन जस्टिस, अगर कोर्ट ज़्यादातर PIL ही सुनते रहेंगे तो फिर ऐसे में जो रेगुलर केसेस हैं वो मतलब वे फिर लोगों को वेट करना पड़ेगा। चैप्टर 7 पे चलते हैं, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं। एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। तो देखो फेडरलिज्म क्या है, पावर शेयरिंग सेंट्रल और स्टेट लेवल पे। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा है पावर्स हर किसी की अलग अलग हैं, गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग पावर है, स्टेट की अलग पावर है। तो डिवीजन ऑफ पावर बहुत क्लियर है, 3 लिस्ट बनी हुई है जिस पे टॉपिक्स लिखे हैं भाई। जैसे यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बना सकती है, डिफेंस का मैटर हो, फॉरेन अफेयर्स, रेलवेज, करेंसी। स्टेट के पास कुछ मैटर्स होते हैं जैसे पुलिस, एग्रीकल्चर, हेल्थ, लोकल गवर्नमेंट। और कुछ होते हैं मैटर्स जो मिक्स दोनों, जिस पे कानून बना सकते हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज लॉज। ठीक है, तो क्लियरली एक डिवीजन है ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, सबको पता होगा भाई हमें क्या करने की पावर है। सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो हमारा फेडरलिज्म ये कहता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे टॉप है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट हो, कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट में रहकर काम करना है। कोई भी अगर कानून तोड़ता है तो वो इनवैलिड हो जाएगा, कोर्ट उसको इनवैलिड करार कर देगी। तो बहुत ज़रूरी है बैलेंस ऑफ पावर। ठीक है, फेडरल स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ की जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट सबसे टॉप पर है। और कोर्ट में क्या होता है, सेंटर स्टेट के मैटर्स को जो है रिजॉल्व किया जाता है, दो या दो से ज़्यादा स्टेट्स के मैटर को रिजॉल्व किया जाता है। सो जुडिशरी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करती है कि भाई कोई सरकार मिसयूज ना करे पावर की। और इसके अलावा हमारा जो फेडरलिज्म है उसका एक गार्जियन है हमारी जो जुडिशरी है। ड्यूअल सिस्टम है हमारे यहाँ पे, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है पूरे देश के लिए, स्टेट गवर्नमेंट होती है स्टेट्स के लिए। हर किसी का अपना जुरिस्डिक्शन है, हर किसी का अपनी अथॉरिटी है, अपना काम है, अपनी पावर है। ठीक है, वाई डू कॉन्फ्लिक्ट अराइज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन इंडिया। तो हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में अक्सर आए दिन कॉन्फ्लिक्ट क्यों होते हैं, इसके ये सारे ब्रैकेट में जो आपको कीवर्ड्स दिए हैं इसके ऊपर आपको आंसर देना है। कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, कभी फाइनेंशियल मैटर पे हो जाते हैं, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल को लेकर हो जाते हैं, कभी कल्चर और लैंग्वेज को लेकर, डिमांड को लेकर हो जाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा कंट्री अफेक्ट होती है। जैसे फाइनेंशियल इश्यूज क्या हो सकते हैं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, टैक्स, बड़े बड़े इनकम टैक्स, GST टैक्स, कस्टम ड्यूटी, सब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है। और स्टेट को फिर डिपेंड रहना पड़ता है कि भाई वहाँ से कुछ ग्रांट आएगा। सो जब डिले होता है या फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है तो ऐसे में फिर फाइनेंशियल स्ट्रेस आ जाता है, डिस्प्यूट्स होने लगते हैं। तो स्टेट्स को लगता है कि उनको जो मिलना चाहिए वो फेयर शेयर नहीं मिल रहा।
एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात करूं तो सरकार के पास पूरी पावर है कि वो इंटरफेयर कर सकती है स्टेट के कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में, ठीक है, ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, पर ये लोग स्टेट्स में काम करते हैं। गवर्नर जो होता है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, वो भी गवर्नर बहुत बार कभी कभी स्टेट को इन्फ्लुएंस कर देता है कामकाज को। सेंट्रल लॉज होते हैं वो स्टेट लॉज को ओवरराइड कर देते हैं, जिससे टेंशन क्रिएट हो सकती है। स्टेट्स को लगता है कि उनकी ऑटोनॉमी बहुत कम है। इंडिया कल्चरली लिंग्विस्टिकली बहुत बड़ा देश है, अलग अलग लैंग्वेजेस कल्चर वाले लोग रहते हैं। कुछ स्टेट्स चाहते हैं कि हमारी भाई जो रीजनल लैंग्वेजेस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, कोई कहता है हमारा लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को प्रोटेक्ट करो। तो कॉन्फ्लिक्ट आता है जब इसको इग्नोर किया जाता है, तो डिमांड आती है, कईयों को सेपरेट स्टेट चाहिए होता है अपनी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए। वाई डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट? तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि हमारे यहाँ की जो सरकार होगी सेंट्रल गवर्नमेंट वो बहुत स्ट्रांग होगी। होता क्या है, हमारा देश बहुत बड़ा है, डाइवर्स कंट्री है, तो यूनिटी रहना बहुत जरूरी है। तो आज़ादी के समय इंडिया में एक तो पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन की वजह से फिर आगे कम्युनल वायलेंस हुई थी, इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी। लीडर्स को डर था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वीक होगी तो हमारा देश टूट ना जाए। क्योंकि अगर मैं आपको बताऊं कि जब जैसे हमारा एक्सपीरियंस रहा था ब्रिटिश रूल के बाद या अंडर ब्रिटिश रूल, तो उसमें दिख रहा था कि भाई पावरफुल सेंट्रल गवर्नमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में स्ट्रॉन्ग सेंटर तो हमारी एक ज़रूरत थी। इमरजेंसी प्रोविजंस, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल तीन तरीके की इमरजेंसीज के प्रोविजन देता है। इमरजेंसीज के टाइम पे सारे स्टेट की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है, कोई डिसीजन लिया जाता है। वॉर के समय कोई रिबेलियन हो गया या फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया उस समय इमरजेंसी प्रोविजन से क्या होता है, यूनिटी देश की बनी रही, ये ध्यान रखा जाता है। फाइनेंशियल पावर्स की बात करूं तो बड़े बड़े, ये मैंने आपको भी जब बता ही दिया है सब, ठीक है, टैक्स वगैरह एंड ऑल। और इंडिया में बहुत सारी भाषा है, रिलीजन है, कल्चर है। स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट रहेगी तो पॉलिसीज एक जैसी रहेंगी, यूनिफॉर्म रहेगी, नेशनल इंटीग्रेशन, देश जुड़ा रहेगा। और एक सेपरेटिस्ट टेंडेंसी, सेपरेटिस्ट भावनाएं नहीं आएंगी लोगों में, रीजनलिज्म की फीलिंग्स नहीं आएंगी। सेंटर क्या है, एक बाइंडिंग फोर्स है जो जोड़ के रखेगा इंडिया को। एक्सप्लेन प्रेसिडेंट्स रूल आर्टिकल 356, और इसको कंट्रोवर्शियल क्यों कहा जाता है? देखो, आर्टिकल 356 कहता है प्रेसिडेंट का रूल, किसी भी स्टेट में अगर वहां की सरकार सही से काम नहीं कर रही तो प्रेसिडेंट का रूल आ जाता है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देना, और प्रेसिडेंट सब कुछ एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लगता है वहां का। द गवर्नमेंट रन द स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट, सरकार जो होती है वो प्रेसिडेंट के बिहाफ पर फिर वहां काम करती है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बी डिसॉल्व और केप्ट अंडर सस्पेंशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल रूल। ये भी हो सकता है, कभी कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को भी डिसॉल्व किया जा सकता है। कंडीशंस फॉर इम्पोजिशन, अब ये इम्पोज कैसे होता है प्रेसिडेंट रूल? जब किसी स्टेट की गवर्नमेंट जो है उसकी मेजोरिटी ना हो, या पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है, स्टेट गवर्नमेंट संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, तो गवर्नर एक रिपोर्ट भेज सकता है कि गवर्नमेंट यहाँ पे नहीं चल पा रही है, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रूल चाहिए। कभी कभी मिसयूज भी हो जाता है, पास्ट में प्रेसिडेंट के रूल को बहुत बार मिसयूज किया गया, लोगों ने अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए मिसयूज किया, और कभी कभी जेन्युइन वो कंडीशन नहीं थी फिर भी इसको इम्पोज किया। तो मिसयूज से क्या होता है कि भाई स्टेट ऑटोनॉमी वीक होती है एंड डिस्टर्ब फेडरल बैलेंस, और लगातार ये जो फेडरलिज्म का बैलेंस है वो बिगड़ जाता है। तो इसीलिए आर्टिकल 356 को कंट्रोवर्शियल माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा चैप्टर 8 है, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 8 है अब हमारा, और देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्राम सभा, मेंशन एनी टू फंक्शंस ऑफ द ग्राम सभा। तो देखो भाई, ग्राम सभा का मतलब होता है ये एक जनरल असेंबली होती है जहाँ पे गांव के सभी एडल्ट मेंबर्स होते हैं 18 साल से ऊपर वाले, एक गांव में जो रह रहे हैं, और जितने भी वोटर होते हैं गांव के वो ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। ठीक है, और अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है भाई, तो जितने भी वोटर होते हैं विलेज के वो ग्राम सभा के भी मेंबर होते हैं, और ये मतलब बहुत ही बेसिक और एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है पंचायती राज सिस्टम का, जहाँ पे लोगों को एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है डायरेक्ट पार्टिसिपेट करने का अपनी लोकल सरकार चलाने में। अप्रूवल ऑफ डेवलपमेंट प्लान्स एंड वर्क्स, अब ग्राम सभा क्या करती है, डिस्कशन करती है, इवेल्युएट करती है जो भी डेवलपमेंट का काम होना है, जो प्रोग्राम चलने हैं, जो प्रोजेक्ट आने हैं विलेजेस में, चाहे रोड बनाना हो, स्कूल बनाना हो, सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ लाना हो, ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई हो, या जो भी वेलफेयर की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी चीज़ों को ये देखते हैं। और इसके अलावा कि अगर ग्राम सभा का अप्रूवल ना हो तो डेवलपमेंट वर्क हो भी नहीं सकते गाँव में।
मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल ओवर ग्राम पंचायत। अब जो ग्राम सभा होती है वो क्या करती है, ग्राम पंचायत पर भी नज़र रखती है, और जितने भी मतलब फंक्शनिंग है, काम है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने इलेक्ट किया है और उनसे जो भी डिसीजन वो लेते हैं उनसे सवाल पूछती है, और पंचायत जो है बहुत अच्छे से काम करे, लोगों के भलाई में काम करे, इस पे ये पूरा ध्यान रखते हैं। सोशल ऑडिट एंड फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। तो सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है ग्राम सभा का कि ऑडिट करवाना, पूछते रहना कि भाई क्या इनकम है, क्या कितना खर्चा हो रहा है, और गवर्नमेंट की स्कीम्स कैसे सही से लागू हो रही हैं या नहीं हो रही, जैसे मनरेगा स्कीम है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि करप्शन ना हो और पब्लिक फंड्स का मिसयूज ना हो। अगला क्वेश्चन है, राइट एनी थ्री प्रोविजंस ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 73rd अमेंडमेंट अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 73rd अमेंडमेंट जो है उसमें क्या था कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को रिकॉग्नाइज किया गया था, तो पंचायत को परमानेंट पार्ट बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन का। अब ये जो पंचायत है प्रॉपर एक पार्ट है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, थ्री टीयर सिस्टम होता है इसमें। एक तो ग्राम पंचायत होती है विलेज लेवल पे, पंचायत समिति होती है ब्लॉक लेवल पे, और जिला परिषद होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। इससे क्या होता है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को मजबूती मिलती है। रेगुलर इसके इलेक्शंस होते हैं। इस अमेंडमेंट के बाद एक फिक्स किया गया टर्म पंचायत का कि भाई हाँ 5 साल में जो है इलेक्शंस करवाने ही करवाने हैं, जैसे बाकी इलेक्शंस होते हैं। और अगर पंचायत पहले डिसॉल्व हो जाती है तो फ्रेश इलेक्शंस करवाने पड़ते हैं विद इन 6 मंथ्स। और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन होती है जो कि देखती है कि पंचायती इलेक्शन सही से हो रहे हैं या नहीं हो रहे, फ्री एंड फेयर हैं कि नहीं है। और इससे क्या है कि एक कंटिन्यूटी स्टेबिलिटी रहती है, एक डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग गांव के लेवल पे आती है। रिजर्वेशंस का भी प्रोविजन है, जैसे एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों के लिए सीट्स रिजर्व रहती हैं पंचायती राज सिस्टम में। जो टोटल सीट्स होंगी उसके लगभग 1/3 जो सीट्स हैं वो रिजर्व रहती हैं। और इसके अलावा चेयरपर्सन पोस्ट जो होती है वो विमेन के लिए रिजर्व रहती है। और रिजर्वेशन जो है तीनों लेवल तक चलती है पंचायती राज के, ताकि सोशल जस्टिस मिल सके, लोगों को इक्वालिटी मिले और विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। कंक्लूजन यही निकलता है कि 73rd ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है इससे ग्रास रूट लेवल पे, गांव के लेवल पे डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के लिए इसको लाया गया था। इसके अलावा 3 टीयर स्ट्रक्चर आपको मैंने बता ही दिया है, ठीक है। अब हम चैप्टर 9 की तरफ चलते हैं। चैप्टर 9 क्या कहता है हमारा, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं। तो आर्टिकल 368 क्या कहता है, कुछ प्रोसीजर्स बताता है अमेंडमेंट्स करने के, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ना तो ज़्यादा रिजिड है ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। सबसे पहला अमेंडमेंट होता है सिंपल मेजोरिटी के साथ। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत ही सिंपल मेजोरिटी, अगर ये मान के चलो वोटिंग हो जाती है और 50% जो मेंबर प्रेजेंट है उनके उससे ही ये अमेंडमेंट्स हो सकते हैं। और जैसे कानून पास होते हैं ना आम कानून, उसी तरीके से ये अमेंडमेंट्स भी हो सकते हैं। जैसे कोई नया स्टेट बनाना है, स्टेट की बाउंड्री बदलनी है, नाम बनाना है, कोई सैलरी वगैरह चेंज करनी है, अधिकारियों की अलाउंसेस बढ़ाने हैं, तो ये क्या है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी है। इसके अलावा कुछ चीज़ों में स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, ठीक है। और जैसे कि मतलब हर जितने राज्यसभा और लोकसभा के मेंबर्स हैं उनकी दोनों की मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर जो वहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो वोटिंग होगी अलग, वो लोकसभा राज्यसभा भी उस अमेंडमेंट को सेपरेटली पास करेंगे। जैसे फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कुछ है, डीपीएसपी से रिलेटेड कुछ है, प्रेसिडेंट और पीएम की पावर से रिलेटेड कुछ है, तो बहुत केयरफुली ये सब चीज़ें होती हैं। स्पेशल मेजोरिटी प्लस रेटिफिकेशन बाय स्टेट्स, ये तीसरा मेथड होता है। इसमें दोनों हाउसेस की स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन स्टेट के जो लेजिस्लेचर्स होते हैं उनकी भी लगभग हाफ ऑफ द स्टेट्स की रेटिफिकेशन चाहिए होती है। जैसे मान लो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, या सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कितनी पावर मिलेगी किसको, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की पावर में कुछ चेंजेस करने हैं, और मतलब ये फेडरल सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला अमेंडमेंट का सिस्टम लाया गया था। What is mean by the basic structure doctrine? Name any two basic features. बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया था कि पार्लियामेंट कुछ चीज़ों को बदल सकती है आर्टिकल 368 के तहत, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो नहीं बदला जा सकता। ये केस आया था केशवानंद भारती केस 1973 में। कॉन्स्टिट्यूशन के कोर वैल्यूज को प्रोटेक्ट किया जाए, ये इसमें कहा जाता है। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे यहाँ का भारत का सबसे बड़ा कानून है। सारे कानून हैं, जितने भी गवर्नमेंट के काम है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग ही चले, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं है। दूसरा है फेडरलिज्म, पावर्स डिवाइडेड है। हमारे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग काम है, स्टेट के अलग काम है। ये डिवीजन क्यों था, ताकि बैलेंस ऑफ पावर रहे, स्टेट की ऑटोनॉमी बनी रहे।
सो फेडरलिज्म से क्या होता है, यूनिटी रहती है। वाई डू कॉन्स्टिट्यूशंस नीड टू चेंज, अब हम इसको बदलते क्यों हैं, देखो सोसाइटी बदल रही है, इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं, तो हमेशा तो सोसाइटी सेम रहती नहीं है, वैल्यूज, आपकी जरूरतें, लाइफस्टाइल बदलता रहता है, तो नए नए इश्यूज हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, जेंडर इक्वालिटी, सोशल जस्टिस, ये सब चीज़ें नई नई आ रही हैं। अब रेलेवेंट रहने के लिए आपको बदलाव तो करते रहना पड़ेगा। पॉलिटिकल डेवलपमेंट भी हो रहे हैं भाई, डेमोक्रेटिक सिस्टम में नए नए आइडियाज़ आते हैं, इंस्टीट्यूशंस, प्रैक्टिसेस, ये सब बदलती रहती हैं, राइट्स को बढ़ाया भी जाता है, घटाया भी जाता है, गवर्नेंस ने भी मतलब क्या होता है, रिफॉर्म किया जाता है, इलेक्टोरल सिस्टम में भी कुछ बदलाव किए जाते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होगा तभी तो ये चीज़ें सब रेलेवेंट लगेंगी। और कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन परफेक्ट नहीं होता जिस टाइम पे उसे बनाया गया होता है, तो एक्सपीरियंस के साथ हमें लूप होल्स पता चलते हैं, वीकनेसेस पता चलती हैं, तो अमेंडमेंट्स क्यों किए जाते हैं, ताकि इन वीकनेसेस को, इन मिस्टेक्स को करेक्ट किया जा सके, जो एम्बिग्यूटीज हैं, ठीक है, जो इम्प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल, और लोगों की एक्सपेक्टेशंस जो है वो धीरे धीरे एजुकेटेड, जैसे वो एडुकेटेड होते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती है, अवेयरनेस बढ़ती है डेवलपमेंट के लिए। सो नई डिमांड्स आती हैं, ज़्यादा राइट्स चाहिए होते हैं उनको, डिसेंट्रलाइजेशन, ज़्यादा स्टेट पावर्स मांगते हैं, इंक्लूजन मांगते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। अब हमारा चैप्टर 10 है, इसको देख लेते हैं, इसके क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। वाई इज द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट ओनली अ लीगल डॉक्यूमेंट बट ऑल्सो अ मोरल गाइड, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ वैल्यूज हैं, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, विजन ऑफ गुड सोसाइटी। सो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कानून की किताब नहीं है भाई, इस बुक के अंदर हमारे आइडियल्स लिखे हैं, वैल्यूज लिखी हैं, तो एक मोरल गाइड की तरह काम करता है। वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून की नज़र में सब लोग बराबर हैं, कोई भेदभाव नहीं होता, जाति के आधार पर, रिलीजन के आधार पर, जेंडर के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। और सोशल इक्वालिटी को ये प्रमोट करता है कि भाई जो गरीब तबके के लोग हैं उनको रिजर्वेशन दी जाती है हमारे यहाँ पे, और सिटीजन्स को सिखाता है कि मोरल वैल्यू ऑफ ट्रीटिंग एवरीवन, कि हर किसी को इक्वल समझना एक मोरल वैल्यू है। वैल्यूज ऑफ लिबर्टी, हर किसी को आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप बोलो, अपनी बात एक्सप्रेस करो, अपने बिलीफ्स को फॉलो करो, आप अपना प्रोफेशन फॉलो करो, और ये इंडिविजुअल्स को किसी के दबाव में आने से बचाता है। लिबर्टी होगी तो लोग फ्रीली सोच पाएंगे, अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। सो ये जो फ्रीडम्स होती हैं, ये मोरल वैल्यू जो होती है ना, कि भाई हर किसी की डिग्निटी को रिस्पेक्ट करना, वो चीज़ को प्रमोट करते हैं। वैल्यू ऑफ जस्टिस, भाई कॉन्स्टिट्यूशन का एम यही है, सबको सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले, किसी के साथ अन्याय ना हो, सिटीजन्स को एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, लॉज ऐसे हों, इंस्टीट्यूशन ऐसे हों जिससे फेयरनेस रहे, रूल ऑफ लॉ रहे, तो ये भी एक मोरल आइडिया है, ठीक है। और एक अच्छी सोसाइटी, अगर भाई प्रियम्बल को आप देखोगे, डीपीएसपी को पढ़ोगे, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही चाहता है कि हमारे देश में डेमोक्रेसी हो, सेक्युलर हमारी कंट्री हो, सोसाइटी इंक्लूसिव हो, हारमनी हो, सभी में भाईचारा हो, टॉलरेंस हो, एक दूसरे की आप बात सुने, समझें और सहें, यूनिटी के साथ रहें, और गवर्नमेंट को काम करना है वेलफेयर के लिए, लोगों के शांति के लिए, लोगों की ह्यूमन डिग्निटी के लिए, और सिटीजन्स आर इंस्पायर्ड टू फॉलो एथिकल बिहेवियर एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए। व्हाट इज मीन्ड बाय इंडियन सेक्युलरिज्म, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सेक्युलरिज्म, तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये अक्सर आता है, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। देखो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है, हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि स्टेट का, सरकार का कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है, हमारे यहाँ पे सभी धर्मों को बराबर माना जाता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि सभी को आज़ादी, अपना फ्रीडम है भाई, आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हो, मान सकते हो, लेकिन यहाँ पे टोटल सेपरेशन नहीं है। हमारा सेक्युलरिज्म क्या कहता है, प्रिंसिपल डिस्टेंस, यानी कि इंटरवेन करना पड़ेगा तभी करेंगे जब वो मैटर सोशल रिफॉर्म्स का होगा, हार्मनी या इक्वालिटी से रिलेटेड होगा। जैसे हमारे यहाँ पे सरकार सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करती है, सभी को पूरी फ्रीडम है, जो रिलीजन मानना है, प्रमोट करना है, करो, और स्टेट इंटरवेन कर सकती है अगर इक्वालिटी का कोई प्रिंसिपल भाई वॉयलेट हो रहा है, ह्यूमन डिग्निटी का प्रिंसिपल वॉयलेट हो रहा है, सोशल जस्टिस से अगर कुछ समझौता हो रहा है, जैसे मान लो कि कोई पहले अनटचेबिलिटी चलती थी, तो हमारा सरकार का ये कहना है इसको हम बंद करवा रहे हैं, एक तरीके से इंटरवेन कर रहे हैं, लेकिन फॉर अ गुड कॉज, तो गवर्नमेंट में सपोर्ट रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस विदाउट फेवरिंग वन रिलीजन। एम क्या है, सभी यूनिटी के साथ रहें। वेस्टर्न वाले बिल्कुल सेपरेट रहते हैं, ठीक है, मेनली यूएसए, फ्रांस वगैरह में, और स्टेट और रिलीजन बिल्कुल सेपरेट होते हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटी या कोई सिंबल अलाउड नहीं है स्टेट के मैटर में, गवर्नमेंट इंटरफेयर नहीं करती, रिलीजन को पूरा एक प्राइवेट मैटर माना जाता है। तो इंडियन सेक्युलरिज्म क्या, एक प्रिंसिपल डिस्टेंस की बात करता है, वहीं वेस्टर्न वाला एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन बताता है। स्टेट इंटरवेन कर सकता है रिफॉर्म्स के लिए, लेकिन यहाँ स्टेट इंटरवेन नहीं करता। इंडियन सेक्युलरिज्म कहता है कि सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करो
और वेस्टर्न वाला कहता है कि रिलीजन कीप अ केप्ट आउट ऑफ पब्लिक लाइफ, ये प्राइवेट मैटर है। रिलीजन अलाउड इन पब्लिक स्पेयर, लेकिन वेस्टर्न वाले कहते हैं कि रिलीजन प्राइवेट स्पेयर तक रहना चाहिए। अब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ कोर वैल्यूज़ हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। कोर वैल्यूज़ हैं हमारे यहाँ पे, एक ये वैल्यू बेस्ड डॉक्यूमेंट भी है हमारा, रूल्स तो है ही हैं। जैसे लिबरलिज्म की बात कही गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि इंडिविजुअल फ्रीडम्स और राइट्स की प्रोटेक्शन करना। सिटीजन को गारंटी दी गई है भाई, आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए जाएंगे, राइट टू स्पीच, एक्सप्रेशन, रिलीजन, प्रोफेशन, आप अपने रिलीजन को फॉलो करो, आप अपना काम करो और आप अपनी बातें रख पाओ। सो स्टेट जो है ना वो पावर का ऐसे आर्बिट्ररी यूज नहीं कर सकता, और ह्यूमन डिग्निटी रहेगी, पर्सनल लिबर्टी रहेगी, और सभी को कानून के नज़र में बराबर माना जाएगा। और है डेमोक्रेसी। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? डेमोक्रेसी होगी, लोग सबको इलेक्ट करेंगे जिसको वो चाहते हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के तहत, और वो गवर्नमेंट अकाउंटेबल होगी लोगों के लिए। एडल्ट फ्रेंचाइज सबको दी गई है, 18+ जितने भी हैं वो सब भाई उनको वोटिंग का राइट है। इगैलिटेरियन यानी कि इक्वालिटी रहे सोसाइटी के अंदर, इस चीज़ की बात की जाती है। ठीक है, इक्वालिटी रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि भाई सभी लोग कानून की नज़र में बराबर हैं, भेदभाव ना हो, और रिजर्वेशंस देनी भी है तो वो एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हो, यानी कि गरीब लोगों को ऊपर चढ़ाने के लिए आप थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हो, ताकि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो ठीक हो सकें। सेक्युलर, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, यहाँ कोई ऑफिशियल धर्म नहीं है देश का, सभी रिलीजन बराबर हैं, सिटीजन्स को पूरी आज़ादी है अपने रिलीजन को फॉलो करने की, मानने की। स्टेट इंटरवेन करेगा अगर कहीं इक्वालिटी या सोशल जस्टिस से रिलेटेड मैटर होगा। फेडरलिज्म यानी कि पावर को सेपरेट कर देना, डिवाइड कर देना, सेंटर और स्टेट लेवल पे ये सेपरेशन ऑफ पावर चलता है। सो पावर्स डिस्ट्रीब्यूट है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली, यूनियन, स्टेट, कॉन्करेंट, 3 लिस्ट में आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी ये सब। ठीक है, और इंक्लूसिवनेस, सभी को साथ लेके चलो, SC ST OBC वीमेन माइनॉरिटी सब साथ रहो। मेन एम क्या है? सोशल जस्टिस लाना, सभी को बराबर का न्याय मिले समाज में, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, गोल है डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब बातें हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे बुक सेकंड की तरफ। तो बुक सेकंड से अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पे हमारा बुक सेकंड का, और इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज पॉलिटिक्स, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिक्स इन सोसाइटी। तो पॉलिटिक्स क्या है आपको अच्छे से इसमें बताना है। ठीक है, इसका मीनिंग एंड ऑल। तो पॉलिटिक्स क्या है? एक प्रोसेस है जहाँ पे लोग डिसीजंस लेते हैं सोसाइटी के लिए। गवर्नमेंट से ये जुड़ा हुआ है, पावर से जुड़ा हुआ है, रूल से जुड़ा हुआ है, पब्लिक पॉलिसीज से जुड़ा हुआ है, जो कि हर किसी को अफेक्ट करती हैं। तो सिंपल वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं तो पॉलिटिक्स इज अबाउट हु गेट्स व्हाट, किसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे डिसीजंस होंगे देश को चलाने के लिए। पॉलिटिक्स का मतलब सिर्फ इलेक्शंस और लीडर्स नहीं होता, बल्कि पावर को आप कैसे यूज़ कर रहे हो सोसाइटी में, ये बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स इज अबाउट पावर एंड अथॉरिटी। देखो भाई, पॉलिटिक्स क्या है? डील्स विद हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस इन वन कंट्री, इन अ कंट्री, कि मतलब किसके पास वो पावर होगी। जैसे कि गवर्नमेंट है, उसके पास अथॉरिटी होती है कानून बनाने की, पॉलिसीज बनाने की। सो गवर्नमेंट क्या करती है? डिसाइड करती है टैक्स का रेट क्या होगा, एजुकेशन पॉलिसीज क्या होंगी, क्या किसके लिए क्या बनाना है। अगर पॉलिटिक्स ना हो तो कोई सिस्टम नहीं होगा कि भाई कौन क्या कर रहा है। ठीक है, पॉलिटिक्स कानून बनाने में बहुत मदद करती है, जिससे कि आप सोसाइटी के अंदर डिसिप्लिन और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर पाते हो। ट्रैफिक रूल्स, एजुकेशन लॉज, वोटिंग राइट्स, ये सब पॉलिटिकल डिसीजन के ही रिजल्ट हैं। तो लॉज से क्या होता है? लोग प्रोटेक्टेड रहते हैं। पॉलिटिक्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिक्स है तो सोसाइटी में लड़ाई झगड़ा कम होता है। सोसाइटी में क्या होता है? हर ग्रुप के अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, तो पॉलिटिक्स उसको सॉल्व करने में, कॉन्फ्लिक्ट्स को पीसफुल तरीके से हैंडल करने में, डिस्कशंस के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, वोटिंग के थ्रू मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर 2 ग्रुप हैं, ठीक है, वो अलग अलग पॉलिसी डिमांड करते हैं, तो गवर्नमेंट मिलजुल कर डिसाइड करती है क्या करना है। पॉलिटिक्स है तो वॉयलेंस नहीं होगी, पीसफुल सॉल्यूशन निकलेगा। पॉलिटिक्स इंश्योर जस्टिस एंड राइट्स, पॉलिटिक्स से क्या होता है? लोगों के फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं, जस्टिस मिलता है लोगों को पॉलिटिकल सिस्टम्स के थ्रू। सिटीजन्स इक्वलिटी और फेयरनेस की डिमांड करते हैं, जैसे राइट टू एजुकेशन है, राइट टू फ्रीडम है, ये सब पॉलिटिकल सिस्टम ही तो है जो हमारे प्रोटेक्ट करते हैं इन राइट्स को। तो इससे किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होता। पॉलिटिक्स प्रमोट्स डेवलपमेंट, तो पॉलिटिकल डिसीजन जो होते हैं वो इकोनॉमिक ग्रोथ, एजुकेशन, हेल्थ केयर, वेलफेयर स्कीम, सभी चीज़ों को अफेक्ट करते हैं कहीं ना कहीं। जैसे गवर्नमेंट की जो स्कीम है, लाइक फ्री एजुकेशन, हेल्थ प्रोग्राम, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स, ये सारे लोगों को अफेक्ट करती हैं। अच्छी पॉलिटिक्स होगी तो डेवलपमेंट भी होगा। वाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, गिव एनी 3 रीजंस। तो पॉलिटिकल थ्योरी हमें मदद करती है पॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझने में,
और ये हमें बताती है इम्पोर्टेंट आइडियाज़ के बारे में, गवर्नमेंट से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, सिटीजन से रिलेटेड। अगर आपको इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स को समझना है, जैसे कि जस्टिस हो गया, इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, राइट्स हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, तो इसके लिए आप पॉलिटिकल थ्योरी को पढ़ सकते हो। आपको इन कॉन्सेप्ट्स की मीनिंग अच्छे से समझ आएगी कि इनको रियल लाइफ में कैसे अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि कुछ भी आप कर लो। फ्रीडम के साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं जो आपको माननी पड़ती हैं। इट हेल्प अस क्लियरली अंडरस्टैंड बेसिक पॉलिटिकल आइडियाज़। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें पोल थ्योरी पढ़ के कुछ बेसिक पॉलिटिकल आइडियाज़ के बारे में पता चल पाता है। टू डेवलप क्रिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग, पॉलिटिकल थ्योरी हमें ये समझाती है कि भाई आप सही से चीज़ों को सोच पाओ, समझ पाओ और जज कर पाओ कोई कानून या कोई डिसीजन सही है या नहीं है। फॉर एग्जांपल वी कैन थिंक, हम सोच पाएंगे क्या ये पॉलिसी सभी के लिए है, इक्वल है, क्या इससे लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं। आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ पाएंगी इसके थ्रू, और ये हमें अवेयर बनाती है। टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट एंड सोसाइटी बेटर, पोल थ्योरी आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से पता चल पाएगा कि गवर्नमेंट कैसे काम करती है, डिसीजंस क्यों और कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, और अच्छे से पूरा एकदम रिलेशनशिप आपको पता चलता है, स्टेट, पावर, अथॉरिटी, राइट्स, ड्यूटीज, इन सब में क्या रिलेशनशिप है। ये नॉलेज आपके पास होगी तो आप बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर पाओगे डेमोक्रेसी में। एक्सप्लेन द डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ इक्वालिटी विथ सूटेबल एग्जाम्पल्स फ्रॉम डेली लाइफ। ठीक है, तो देखो, इक्वालिटी मीन्स दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड फेयरली एंड गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस इन सोसाइटी। तो इक्वालिटी का मतलब होता है सभी को आप बराबर समझोगे, सोसाइटी में बराबर का चांस और बराबर की इंपॉर्टेंस सबको मिलेगी। ठीक है, इक्वालिटी के मीनिंग अलग अलग भी हो सकते हैं, जैसे अलग अलग टाइप्स हैं। पॉलिटिकल इक्वालिटी है तो इसका मतलब होता है सभी सिटीजन्स के पास पॉलिटिकल राइट्स होंगे, जैसे राइट टू वोट है, इलेक्शंस लड़ने हैं। ठीक है, इक्वल वैल्यू ऑफ ईच वोट, कि भाई हर किसी के वोट की इक्वल वैल्यू हो। जैसे इलेक्शंस में क्या होता है, हर एडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होता है, चाहे कोई अमीर हो चाहे कोई गरीब हो। एक लेबरर का वोट हो चाहे बिजनेसमैन का वोट हो, उसकी वैल्यू इक्वल होती है। ठीक है, फिर आती है सोशल इक्वालिटी, यानी कि कोई भी भेदभाव ना हो सोसाइटी में किसी के साथ, उसकी कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, जेंडर, रेस या स्टेटस के बेसिस पे। जैसे स्कूल में सभी स्टूडेंट्स को बराबर समझा जाता है, किसी को भी अलग से ना ट्रीट किया जाए, ये है आपकी सोशल इक्वालिटी। इकोनॉमिक इक्वालिटी कहती है कि ये नहीं है कि सबको बराबर का पैसा मिले, नो, इसका मतलब है सबको वो अपॉर्चुनिटी इक्वल मिलनी चाहिए, सभी की बेसिक नीड्स फुलफिल हो सके। गवर्नमेंट की स्कीम है फ्री एजुकेशन की, और यहाँ फूड देना है भाई गरीब फैमिलियों को, तो वो सबको इसीलिए दिया जा रहा है क्योंकि उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाए, रिच एंड पुअर का गैप कम हो पाए। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या कहती है, इसका मतलब होता है कि एवरीवन शुड गेट द सेम चांसेस टू ग्रो, सबको ग्रो करने के सेम चांसेस मिले, आगे बढ़ने के। जैसे जॉब इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो सिलेक्शन मेरिट के बेसिस पे होना चाहिए, ना कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड के बेसिस पे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर सेकंड की तरफ और इसके क्वेश्चन आंसर्स को समझते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन नेगेटिव लिबर्टी एंड पॉजिटिव लिबर्टी विद सूटेबल एग्जांपल्स। तो नेगेटिव लिबर्टी, लिबर्टी क्या है, आज़ादी। नेगेटिव का मतलब होता है कि आप कुछ भी कर रहे हो, कोई भी आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा है, इंक्लूडिंग गवर्नमेंट भी नहीं कर रही है, यानी कि नो वन शुड इंटरफेयर इन माय एक्शंस, मैं कुछ भी करूं कोई मुझे रोकने ना आए। जैसे आप कोई भी कपड़े पहन रहे हो, अपने ओपिनियंस बिना किसी डर के रख रहे हो, ठीक है, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, कोई आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है। पॉजिटिव लिबर्टी क्या कहती है कि आप अपनी लाइफ को खुद कंट्रोल कर रहे हो, अपने गोल्स को अचीव कर रहे हो। ठीक है, मतलब आई शुड हैव द एबिलिटी एंड सपोर्ट टू इम्प्रूव माई लाइफ, ये कहते हैं कि मेरे पास वो एबिलिटी होनी चाहिए और वो सपोर्ट होनी चाहिए जिससे मैं अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर पाऊँ। जैसे फ्री एजुकेशन किसी को मिलेगी तो गरीब बच्चा अपना करियर बना पाएगा, गवर्नमेंट स्कीम्स अच्छी होंगी तो लोगों को ट्रेनिंग मिलेंगी, लोगों को जॉब्स मिलेंगी। सो फ्रीडम सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ पे कंट्रोल ना हो, यानी यहाँ पे आपको एबिलिटी भी ग्रो करवानी है, ये पॉजिटिव लिबर्टी है। एक्सप्लेन जॉन स्टुअर्ट मिल्स हार्म प्रिंसिपल, व्हेन कैन द स्टेट जस्टिफिएबली रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम। तो जेएस मिल का हार्म प्रिंसिपल बहुत बारी पूछा जाता है। जेएस मिल कौन थे, एक लिबरल थिंकर थे। उन्होंने क्या है, अपनी बुक लिखी थी ऑन लिबर्टी। तो वो कहते हैं एक आइडिया जिसको वो हार्म का प्रिंसिपल कहते हैं, यानी कि अ पर्सन शुड बी फ्री टू डू एनीथिंग एज लॉन्ग एज हिज एक्शंस डू नॉट हार्म अदर्स। एक बंदा कभी भी कुछ भी करना चाहे वो करे, लेकिन उसको तब तक करने दो जब तक वो दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। तो हार्म प्रिंसिपल यही कहता है कि जो आप अगर किसी की फ्रीडम रोक रहे हो तो सिर्फ तभी रोको जब वो दूसरों को नुकसान पहुंचाने जा रहा हो, यानी कि आप स्टेट होके किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते सिर्फ इसलिए कि उसका एक्शन गलत है या कैसा है। रिस्ट्रिक्शन तभी लगाओ जब किसी को नुकसान पहुंचता हो उससे।
फ्रीडम इन पर्सनल मैटर। सो जेएस बिल मानते हैं कि जो पर्सनल मैटर्स हैं उसमें इंडिविजुअल्स को पूरी फ्रीडम होनी चाहिए, जैसे क्या कपड़े पहनने हैं, क्या धर्म फॉलो करना है, क्या लाइफस्टाइल जीना है। सो इवन इफ अदर थिंग्स इट इज रॉन्ग, अगर दूसरों को लगता भी है कि ये गलत है, द स्टेट शुड नॉट इंटरफेयर अनलेस इट हार्म समवन एल्स। तो स्टेट तब तक उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा जब तक वो दूसरे को नुकसान ना पहुंचाता हो। सो व्हेन कैन द स्टेट रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम, कब स्टेट कर सकता है, जब आपने कोई ऐसा काम किया जिससे दूसरों को फिजिकली नुकसान पहुंच रहा है, दूसरों को खतरा है, वॉयलेट आप दूसरे के राइट्स को कर रहे हो। जैसे दारू पी के आप गाड़ी चला रहे हो तो दूसरों को नुकसान पहुंच सकता है, तो इसको मना करेंगे। आप किसी क्या कर रहे हो कि भाई चोरी चकारी कर रहे हो, तो ये पनिशेबल है, ये भी आप नहीं कर सकते। हार्म टू सेल्फ वर्सेस हार्म टू अदर्स, दो चीजें होती है, एक तो होता है खुद का नुकसान, एक होता है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना। एक होता है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस। सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस का मतलब क्या होता है भाई? सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस का मतलब है, तो एक होता है कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस जहाँ पे आपको सिर्फ नुकसान पहुंच सकता है, अगर आप अपने लिए कुछ गलत कर रहे हो तो कोई आपको रोकने नहीं आएगा। अदर रिगार्डिंग एक्शंस का मतलब होता है कि आपका कोई भी किया हुआ काम जब दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे अगर आप घर पे स्मोकिंग करते हो तो ये आपका नुकसान है, इससे कोई आपको रोकने नहीं आएगा। लेकिन अगर आप पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग करते हो तो दूसरों तक धुआं जाएगा, तो वहां आपको रोका जा सकता है, इसलिए लिखा होता है स्मोकिंग अलाउड नहीं है वहां पे। इसके अलावा हार्म का प्रिंसिपल यही कहता है कि देखो, हर किसी की एक इंडिविजुअल लिबर्टी होती है और गवर्नमेंट अननेसेसरी कंट्रोल ना करे, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, फ्रीडम भी हो लेकिन सोशल ऑर्डर भी मेंटेन। वाई डू वी नीड कंस्ट्रेंट्स इन सोसाइटी, वॉट आर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है कुछ रोक टोक जो बहुत ज़रूरी होती है सोसाइटी में होनी चाहिए। कंस्ट्रेंट्स का मतलब होता है लिमिट्स, यानी कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो हमारी फ्रीडम को रोकती हैं। देखो, फ्रीडम बहुत ज़रूरी होती है, अनलिमिटेड फ्रीडम होगी तो इससे सोसाइटी में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहली चीज़ इसमें ये आती है, टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ अदर्स। अगर हर कोई जो करना चाहता है वो करेगा तो इससे क्या है, नुकसान पहुंच सकता है दूसरों को। अगर कुछ रिस्ट्रिक्शंस होंगे तो किसी की फ्रीडम इतनी ज़्यादा नहीं होगी कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तो चलो अलाउड है, आप अपनी बात रख सकते हो, लेकिन अगर आप हेट स्पीच दे रहे हो, किसी के खिलाफ भड़काऊ भाषण दे रहे हो, तो वहाँ आपको रोका जाएगा, कंस्ट्रेंट्स होंगे। टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, रूल्स एंड लॉज होंगे तो इससे क्या होगा, पीस एंड स्टेबिलिटी रहेगी सोसाइटी में। अगर कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगी, बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर, ऑर्डर सारा बिगड़ जाएगा। फॉर एग्जांपल, ट्रैफिक रूल्स रिस्ट्रिक्ट हाउ वी ड्राइव। ठीक है, कि ट्रैफिक रूल्स क्यों होते हैं, कि हम कैसे ड्राइव कर रहे हैं, सही तरीका क्या होना चाहिए। साथ साथ इससे हमारी लाइफ भी बचती है, एक्सीडेंट्स होने से बचते हैं। टू एंश्योर सोशल हार्मनी, अगर थोड़ी रोक टोक होगी तो क्या होगा, एक सोशल भाईचारा भी बना रहेगा, ऐसे म्यूचुअल रिस्पेक्ट बनी रहेगी। रिस्ट्रिक्शंस अगर आप लगाते हो जैसे भड़काऊ भाषणों पे, तो इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट होने से बचेंगे। टू प्रमोट पब्लिक सेफ्टी एंड मोरालिटी, होता क्या है, कुछ रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़रूरी होते हैं। जैसे कि कोई भाई लिखा होता है कि सेलिंग हार्मफुल ड्रग्स और वीपन इलीगली इज़ रिस्ट्रिक्टेड। सोसाइटी को ये चीज़ें नुकसान पहुंचाती है, खुलेआम ये हार्मफुल ड्रग्स बेचना या हथियार बेचना इलीगल है। तो ये इलीगल क्यों है, क्योंकि ये नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, यानी कि जो सरकार लगाती है, जो बहुत फेयर है, होने भी चाहिए। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है ज़बरदस्ती लगाए जा रहे हैं। ये सिर्फ इसलिए होता है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी, हमारा सोशल ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर, हमारे अंदर मॉरलिटी रहे, हमारी हेल्थ अच्छी रहे और दूसरों के राइट्स प्रोटेक्ट हो सकें। जैसे मान लो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक राइट है, इसको रोका जा सकता है जब आप किसी को भड़काऊ भाषण दे रहे हो, नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा हो सकता है। आगे बढ़ेंगे चैप्टर 3 की तरफ। तो हमारा चैप्टर 3 है, इसके क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। डिस्कस द 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो इक्वालिटी के 3 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले तो इक्वालिटी का मतलब आप समझ लीजिए कि आप सभी को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सभी को इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हो, फेयर अपॉर्चुनिटीज सभी को मिल रही हैं, सोसाइटी में जितने भी लोग रहते हैं सभी के साथ फेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। तो 3 चीज़ें आती हैं इसमें, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। पॉलिटिकल का मतलब है सभी को इक्वल पॉलिटिकल राइट्स दिए जाएं, सभी पार्टिसिपेट करें इक्वली, राइट टू वोट, इलेक्शंस लड़ने हो, या सभी के वैल्यू की, मतलब जो वोट की वैल्यू हो वो एक जैसी हो। ठीक है, तो ये हमने पीछे भी डिस्कस किया था, ये आप वही सब इसमें लिख सकते हो। सोशल इक्वालिटी भी मतलब सभी को बराबर का वो दर्जा मिले, इकोनॉमिक में सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, तो ये तो एज इट इज रिपीट हो सकता है। एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन नेचुरल इनइक्वालिटी एंड सोशली प्रोड्यूस्ड इनइक्वालिटी। देखो, दो तरीके की यहाँ पे इनइक्वालिटी है जो आपको समझनी है। इनइक्वालिटी का मतलब होता है लोगों में डिफरेंसेस होना। ठीक है, ये नेचुरल भी हो सकते हैं या हमने खुद से भी बनाए हो सकते हैं। नेचुरल का मतलब क्या होता है, देखो फिजिकल और बायोलॉजिकली हर कोई अलग हो सकता है नेचुरली। ठीक है,
जैसे कोई टॉल होता है, कोई शॉर्ट होता है, सारे एक जैसे तो नहीं होते, कोई फिजिकल स्ट्रांग होता है, कोई नहीं होता। इंटेलिजेंस और टैलेंट का लेवल भी हर किसी का अलग अलग होता है, तो ये नेचुरली है, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते। सोशली में क्या होता है, कुछ ऐसे कस्टम्स, कुछ रीति रिवाज होते हैं जहाँ पे हम खुद अपने हाथ से भेदभाव करते हैं, जैसे किसी की कास्ट से भेदभाव करना, धर्म से, कि मैन और विमेन को एक ही काम के लिए पे अलग अलग देना, पुअर चिल्ड्रन को प्रॉपर एजुकेशन ना मिल पाना, ये क्या है, ये जो इनक्वालिटीज़ हैं इनको कम किया जा सकता है अगर कानून हो, अच्छी पॉलिसीज हो। व्हाट इज अफर्मेटिव एक्शन, वाई इज इट सपोर्टेड एंड क्रिटिसाइज्ड? अफर्मेटिव एक्शन का मतलब होता है कि कुछ स्पेशल पॉलिसीज बनाना पिछड़े हुए लोगों के लिए, जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए, यानी जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ करना। जैसे कि आप ये मान के चलो SC ST OBC के लिए जो सरकार रिजर्वेशन देती है एजुकेशन में, सरकारी जॉब्स में, वो इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। तो अफर्मेटिव एक्शन का मतलब एक पॉजिटिव स्टेप लेना, ये जो पास्ट में जिन लोगों के साथ गलत हुआ है उनको ठीक करना, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए ये स्टेप्स लिए जा सकते हैं। इसको आप प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हो। तो इसको सपोर्ट क्यों किया जाता है? क्योंकि जो सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज रही हैं पास्ट में वो ठीक हो सके, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले जो पिछड़े हुए लोग हैं, और सोशल जस्टिस आ सके समाज में, और जो वीकर सेक्शंस हैं उनको थोड़ा सा एजुकेशन के फील्ड में, जॉब के फील्ड में रिप्रेजेंटेशन मिल सके। तो जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं उनको अच्छी एजुकेशन मिल सके, इसलिए ये किया जाता है। तो ये एक फेयर तरीका है, अच्छा तरीका है। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, तो अफर्मेटिव एक्शन क्या कहता है कि इक्वालिटी मिलनी चाहिए सभी को, ठीक है, सिर्फ नाम की नहीं। सिर्फ आप इक्वली ट्रीट करोगे सबको, इतना इनफ नहीं होता। जो वीकर ग्रुप्स होते हैं उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं, जैसे टू स्टूडेंट स्टार्ट फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, द पुअरर वन मे नीड मोर सपोर्ट टू कम्पीट इक्वली। अगर कोई दो अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं बच्चे, तो ऑब्वियसली जिसका बैकग्राउंड अच्छा है उसको एक प्लस पॉइंट मिला होगा, लेकिन अगर उनको ये एक रिजर्वेशन मिलेगा तो वो फिर इक्वली आ पाएंगे ना लाइन पे। कुछ लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, कहते हैं कि भाई मेरिट पे बात होनी चाहिए, ठीक है, और ये कोई परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन नहीं होता, इससे अदर ग्रुप्स में रिसेंटमेंट हो सकता है, और बेनिफिट्स लगातार भाई एक ही ग्रुप की, एक ही फैमिलीज को बार बार मिल सकते हैं, इवन इफ उनकी सिचुएशन ठीक भी हो गई। तो क्रिटिक्स लोग यही कहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन पे ये बेस्ड होना चाहिए, कास्ट वगैरह पे नहीं होना चाहिए बेस्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम चैप्टर 4 को देखेंगे, और चैप्टर 4 में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं हमारे, एक्सप्लेन जॉन रोल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एंड व्हाट इज मीन बाय द वेल ऑफ इग्नोरेंस। तो देखिए, जॉन रोल एक पॉलिटिकल फिलोसफर थे, एक थिंकर थे, और उन्होंने यहाँ पे जस्टिस के बारे में बताया। वो कहते हैं कि फेयरनेस, जस्टिस का मतलब है समाज में सबके साथ सही चीजें हों। एक जस्ट सोसाइटी क्या है? जहाँ रूल्स बनाए जाते हैं एक फेयर तरीके से, कोई पार्शियलिटी जहाँ पे नहीं होती है। तो अब थ्योरी ऑफ जस्टिस उनकी बुक है जहाँ पे ये सब ये बताते हैं, जस्टिस एज फेयरनेस। तो रोल्स का मानना है कि जस्टिस का मतलब ही फेयरनेस है। सोसाइटी एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगी जहाँ सभी को फेयर ट्रीट किया जाएगा इक्वली। और वो कहते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो एक फेयर सिचुएशन से मतलब चूज किए जाने चाहिए, यानी कि किसी एक को फायदा ना मिले ज़्यादा। तो इसके लिए ये कुछ चीज़ें बताते हैं, जैसे ओरिजिनल पोजीशन का एक ये यहाँ पे वो बताते हैं कि आप मतलब एक इमेजिन करो। वो कहते हैं कि एक सिचुएशन है, मान लो उसको हम ओरिजिनल पोजीशन कहते हैं। इसमें पीपल कम टुगेदर, लोग एक जगह पे आएंगे, ठीक है, और कुछ सोसाइटी के लिए बेसिक रूल्स बनाने हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो सोसाइटी में उनकी पोजीशन क्या होगी। तो वो ऑब्वियसली भाई, जब उनको पता ही नहीं है सोसाइटी में वो ऊपर होंगे या नीचे होंगे, तो वो बेसिक रूल्स ऐसे बनाएंगे ना जो सेम हो सबके लिए, क्या कि कल को हो सकता है वो खुद निचले उस पर चले जाए तो फिर उनके लिए भी वही रूल रहेगा। तो इसलिए वेल ऑफ इग्नोरेंस का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि लोग रूल्स बना रहे हैं, ठीक है, और उनको पता नहीं है उनका कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, वो अमीर है या गरीब है, मेल है या फीमेल है, क्या उनमें टैलेंट है क्या नहीं है। तो जब उन्हें कुछ पता ही नहीं है कि वो फ्यूचर में कहाँ जाएंगे, तो वो ऐसे ही रूल्स बनाएंगे ना जिससे सभी की प्रोटेक्शन हो सके। तो इससे कोई सेल्फिश डिसीजन नहीं लिया जाएगा। तो जस्टिस के दो प्रिंसिपल्स यहाँ पे आते हैं। एक तो है इक्वल बेसिक लिबर्टी, सबको कुछ बेसिक राइट्स मिलने चाहिए, आज़ादी है बोलने की, भाई रिलीजन फॉलो करने की, कानून की नज़र में सब बराबर रहें। और एक है डिफरेंस प्रिंसिपल। देखो, सोशल इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज तभी है जब मतलब आप मान के चलो कि जिससे किसी का फायदा हो रहा हो, जैसे प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन मैंने आपको बताया था कि किसी का भला होता हो जिससे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। तो जॉन रोल की जो थ्योरी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है?
ये यही तो कह रहे हैं कि फेयरनेस और इक्वलिटी रहे समाज में, वीकर सेक्शंस का फायदा हो और लिबर्टी और इक्वलिटी बैलेंस हो सके। इससे क्या होगा, सोशल अरेंजमेंट सही से हो पाएगी। व्हाट इज मीन बाय डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, व्हाई इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी। देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब होता है जितने भी सोसाइटी में रिसोर्सेस हैं, जो फायदे मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, वो सबको बराबर मिले। और भाई वेल्थ हो, इनकम हो, जॉब हो, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, सभी लोग उसको शेयर करें इक्वली, ठीक है, मिलना चाहिए सबको। तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का मतलब यही है कि रिसोर्सेज जो है ना, उसको इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट करो, फेयर तरीके से, इक्वली हर किसी को। अ पुअर फैमिली में नीड मोर गवर्नमेंट सपोर्ट देन अ रिच फैमिली। सो इसको हम क्या कहेंगे, एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन है। भाई एक गरीब हो सकता है फैमिली को ज़्यादा जरूरत पड़ती हो सपोर्ट की। वाई इज जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट। देखो, जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होगा, सोसाइटी में ज़्यादा इनइक्वालिटी नहीं होगी। अगर रिसोर्सेज को सही से आप फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं करोगे, तो कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा, कुछ के पास बेसिक चीज़ें भी नहीं होंगी। तो बहुत ज़रूरी है। सोशल जस्टिस के लिए भी डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होगा तो वीकर और डिसएडवांटेज जो पिछड़े ग्रुप्स हैं उनका फ़ायदा हो पाएगा। जैसे आप गरीब बच्चों को स्कॉलरशिप्स दे दो तो उसको भी अच्छी आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाएंगी, एक अच्छी इक्वल सोसाइटी बन पाएगी। और सोशल स्टेबिलिटी भी रहेगी, ठीक है। जब लोगों को लगेगा कि रिसोर्सेज सही तरीके से होता क्या है कि अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते हैं तो ऐसे में लोगों में गुस्सा आएगा, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन से क्या होगा, लोगों में डिससेटिस्फेक्शन कम होगा, पीस जो है ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रमोट हो पाएगी। और इससे क्या है, सोसाइटी में एक हारमनी क्रिएट होती है। एंश्योर्स बेसिक नीड्स फॉर और, अगर जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सभी को फूड मिलेगा, शेल्टर मिलेगा, एजुकेशन अच्छी मिलेगी, अच्छी हेल्थ सर्विसेज मिलेंगी, तो ह्यूमन डिग्निटी प्रोटेक्ट होगी ना हमारी, हमारे लिविंग के स्टैंडर्ड्स अच्छे हो जाएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन फ्री मार्केट एंड स्टेट इंटरवेंशन इन अचीविंग सोशल जस्टिस। तो आपको बताना है फ्री मार्केट क्या है, और ये सब का कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से मैं बता देता हूँ। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है कि भाई सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बेसिक नीड सबकी पूरी हो रही हैं। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, एक तो फ्री मार्केट है, एक है स्टेट इंटरवेंशन। आपने बहुत अच्छे से इसको समझ आ जाएगा अगर अभी तक आपको इसको नहीं पता कि क्या है ये। फ्री मार्केट में क्या होगा, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, डिमांड जिस चीज की होगी वो सप्लाई होगी, सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी, प्राइवेट कंपनियां होंगी, वही डिसीजन लेंगे क्या चीज को प्रोड्यूस करना है, क्या चीज बेचनी है, किस रेट पे बेचनी है। तो लोग इसमें पैसा कमाएंगे अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग, जितना एफर्ट्स करेंगे, जितना कंपटीशन होगा, यहाँ पे स्टेट का कोई रोल नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई आदमी हार्ड वर्क कर रहा है, उसके पास स्पेशल स्किल्स हैं, तो वो ज़्यादा इनकम कमाएगा। प्राइवेट कंपनी डिसाइड करेगी सैलरी कितनी देनी है परफॉर्मेंस पे। और सपोर्टर्स जो है इसके, वो मानते हैं कि फ्री कंपटीशन होगा तो इससे एफिशिएंसी अच्छी मिलेगी और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। स्टेट इंटरवेंशन, अब स्टेट इंटरवेंशन का मतलब है सरकार कंट्रोल करे चीज़ों को। तो इसमें मेन आइडिया ये आता है कि गवर्नमेंट क्या है, इनइक्वालिटी रिड्यूस करने के लिए कुछ सपोर्ट कर सकती है वीकर सेक्शंस को। जैसे रिजर्वेशन की पॉलिसीज बनाना, मिनिमम वेज का एक कानून बनाना कि भाई मिनिमम इतनी दिहाड़ी मिलनी चाहिए, और लोगों को फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर देना, वेलफेयर स्कीम्स लाना गरीबों के लिए, जिससे इकोनॉमिक इक्वालिटी को हम कम कर सकें। ओके, तो ये इसकी एक समरी है जो कि आप देख सकते हैं। अब हम चैप्टर 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं। राइट्स आर क्लेम्स दैट एवरी इंडिविजुअल हैज, दीज राइट्स कैन बी अंडरस्टूड इन टू वेज। तो देखो भाई, दो तरीके के राइट्स होते हैं, एक है नेचुरल राइट और दूसरे होते हैं ह्यूमन राइट्स। तो इसको हम वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। नेचुरल राइट्स में क्या होता है, जो आपको बाय बर्थ कुछ राइट्स मिलते हैं, जो नेचुरल हैं, ये कि सरकार से या किसी गवर्नमेंट से हमें नहीं मिलते हैं। जैसे राइट टू लाइफ है, हमें जीने का अधिकार है, हमें जीने का अधिकार है। और राइट टू लिबर्टी, हम आज़ाद हैं, जो हम काम करना चाहें हम कर सकते हैं। राइट टू प्रॉपर्टी, कि हम अपना घर बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें नेचुरल राइट्स में आती हैं। अब बात करें ह्यूमन राइट्स की, तो ह्यूमन राइट्स क्या है भाई, जो सभी के लिए बहुत एसेंशियल हैं, बहुत ज़रूरी हैं, इनको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। इसमें सिविल राइट्स भी आ जाते हैं, पॉलिटिकल भी आ जाते हैं, सोशल भी आ जाते हैं और इकोनॉमिक भी आ जाते हैं। जैसे राइट टू एजुकेशन है कि भाई आपको पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, जो आप पढ़ना चाहो वो आप पढ़ पाओ। राइट टू इक्वलिटी है कि आपको बराबर का दर्जा मिले सबकी तरह। राइट टू फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, कि कोई भी आपके साथ भेदभाव ना करे। राइट टू वर्क है कि आप अपने मन पसंदीदा काम को कर पाओ, ठीक है। ये सारी चीज़ें प्रोटेक्टेड होती हैं, नेशनल लॉज में भी इनको प्रोटेक्ट किया जाता है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएनओ वगैरह भी इसको प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है। तो ये नेचुरल राइट्स और ह्यूमन राइट्स का कंपैरिजन है जो मैंने आपको बताया पीछे, ठीक है। यही सारी चीज़ें इसमें आप लिख सकते हो।
अब आपसे पूछा जा रहा है डिस्कस द डिफरेंट काइंड ऑफ राइट्स, पॉलिटिकल, सिविल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल। वन बाय वन हम आपको इसको जो है एक्सप्लेन करके बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो इन तीनों चारों को हम समझते हैं। राइट्स तो देखो भाई ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी है हमारे डेवलपमेंट के लिए, ताकि सोसाइटी अच्छे से चल पाए। तो क्योंकि अगर राइट्स होंगे तो ह्यूमन डिग्निटी प्रोटेक्ट होगी, हमें फ्रीडम मिलेगी, अपनी अच्छे से फ्रीडम एंजॉय कर पाएंगे और इक्वलिटी भी रहेगी। क्योंकि राइट्स के बिना तो किसी चीज का कोई फायदा है नहीं। अब सबसे पहली कैटेगरी इसमें आती है पॉलिटिकल राइट्स की। पॉलिटिकल राइट्स कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो हमें पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। जैसे राइट टू वोट है कि आपको वोटिंग का अधिकार है, आप भी अपने मन पसंदीदा कैंडिडेट को वोट कर सकते हो, या फिर आप इलेक्शन में लड़ सकते हो, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हो, और आप भी है पब्लिक अफेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? देखो भाई, सिटीजन्स इसमें उनकी एक आवाज बनती है। भाई सिटीजन्स अपना जिसको वोट देंगे वही आगे जाके लॉज बनाएगा। तो इलेक्शंस में हर एडल्ट सिटीजन वोट डाल सकता है, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज कर सकता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सिविल राइट्स की तरफ। सिविल राइट्स क्या होते हैं? जो बहुत जरूरी हैं एक सोसाइटी में रहने वाले सिटीजन्स के लिए, देश में रहने के लिए। जैसे राइट टू लाइफ है, आपको जीने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपने मन पसंदीदा बात को रख सकते हो, अपनी बात को कह सकते हो। और इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे हर कोई बराबर है। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि भाई धर्म के लिए अगर हम देखें, आप किसी भी धर्म को मानना चाहो तो आप मान सकते हो। इससे भी हमें एक हमारी लिबर्टी और हमारी ह्यूमन डिग्निटी प्रोटेक्ट होती है। तो हम अपने ओपिनियंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं बिना किसी डर के। ठीक है, जहां तक कि दूसरों को कोई नुकसान ना पहुंचे। तो सिविल राइट्स क्या करते हैं? इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि पावर का मिसयूज होने से बच सके। अब आते हैं इकोनॉमिक राइट्स की तरफ। इकोनॉमिक राइट्स क्या होते हैं कि इससे क्या है, हमारी कुछ चीजें होती हैं जो हमारी इकोनॉमिक नीड्स होती है, वो तभी पूरी होंगी जब आपको ये इकोनॉमिक राइट्स मिलते हैं। जैसे राइट टू वर्क है, आप अपना काम कर पाओ। राइट टू फेयर वेजेस, आपको उचित दिहाड़ी मिले। और आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए, कि भाई एक अच्छा मिनिमम स्टैंडर्ड जो बेसिक नीड्स होती है, रोटी कपड़ा मकान, वो आपको मिले। और अच्छी एजुकेशन आपको मिले, अच्छा हेल्थ केयर आपको मिले। तो इससे क्या है, गरीबी कम होगी, इनइक्वालिटी भी कम होगी। फॉर एग्जाम्पल, मिनिमम वेजेस का अगर लॉ होता है, मिनिमम इतनी दिहाड़ी मिलनी चाहिए, तो वर्कर्स को एक फेयर दिहाड़ी मिलती है। ठीक है, जिससे वो एक डिसेंट लाइफ जी पाते हैं। अब इसके बाद आते हैं कल्चरल राइट्स की तरफ। ये क्या होते हैं? देखो भाई, किसी कल्चर को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो उसके लिए ये राइट्स होते हैं। कि भाई जैसे मान लो आप अपना रिलीजन फॉलो करना चाहते हो, आप करो। आप अपनी लैंग्वेज बोलना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, बोलो। आप अपनी कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना चाहते हो, आप करो। इससे क्या होगा कि आप एक रिस्पेक्ट दिखा रहे हो अलग अलग कम्युनिटीज के लिए। ठीक है, जो माइनॉरिटीज हैं वो भी क्या कर सकते हैं भाई, अपना ग्रुप वगैरह, जो जो भी माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं, वो अपना कॉलेज, स्कूल, ये सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं, उनको पूरा राइट है। ठीक है, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज गो टुगेदर। अब आपको इसको बताना है कि राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज साथ साथ चलते हैं। तो बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। राइट्स तो हमारी फ्रीडम होती है और क्लेम होते हैं जो हमें चाहिए ही चाहिए, लेकिन जब तक आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं मानोगे तब तक राइट्स आपको नहीं मिल सकते। आपको राइट्स मिलते हैं लेकिन आपकी कुछ ड्यूटीज भी होती हैं सोसाइटी में। जैसे हर राइट हमें फ्रीडम देता है, लेकिन हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम रिस्पॉन्सिबली उस चीज को फॉलो करें। अगर आप अपने राइट्स का मिसयूज करोगे तो दूसरों को नुकसान पहुंचेगा। तो राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ साथ चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कि आप अपनी बातें रख पाओ। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कोई गलत बात ना रखो, दूसरों को इंसल्ट मत करो। भाई दूसरों को किसी प्रकार से भी कोई नुकसान वगैरह मत पहुंचाओ, ये आपसे उम्मीद की जाती है। ठीक है, और आप अपने ओपिनियन शेयर करो भाई सोशल मीडिया पे, लेकिन आप गलत खबरें, अब्यूजिव कंटेंट नहीं शेयर कर सकते। फ्रीडम को आप केयरफुली यूज करो। राइट टू एजुकेशन क्या कहता है कि भाई बच्चों को पढ़ाई का अधिकार होना चाहिए, लेकिन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सिंसियर होके पढ़ोगे, टीचर्स की रिस्पेक्ट करोगे, स्कूल के रूल्स को मानोगे। सो कुछ ड्यूटीज आपकी होती हैं। ठीक है, राइट टू वोट क्या कहता है कि भाई सिटीजन्स को राइट है पूरा कि वोट कर सकते हैं, पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऑनेस्टली वोट करो, सोच समझ के वोट करो, अपने देश के कानून वगैरह को फॉलो करो। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल वोटिंग करोगे तो डेमोक्रेसी मजबूत होगी। तो इंपॉर्टेंस क्या है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करने की? कि देखो भाई, अगर लोग सिर्फ राइट्स मांगते रहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इग्नोर करेंगे, तो सोसाइटी का ऑर्डर बिगड़ जाएगा। जब हर कोई अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो राइट्स प्रोटेक्ट होंगे। तो अच्छा सिटीजन वही है जो इनको बैलेंस बनाकर चलता है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने चैप्टर 6 की तरफ। इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज मीन बाय फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन सिटीजनशिप, एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। सिटीजनशिप चैप्टर से ये आपके क्वेश्चंस हैं।
तो सिटीजनशिप का मतलब होता है किसी भी देश का आप मेंबर बनते हो। फुल एंड इक्वल मेंबरशिप का मतलब है कि हर सिटीजन बराबर होगा, पॉलिटिकल कम्युनिटी का मेंबर होगा, सेम राइट्स मिलेंगे उसको, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, उसकी रिस्पेक्ट होगी। यानी कि किसी सिटीजन को इन्फीरियर या सुपीरियर नहीं माना जाएगा उसकी कास्ट, रिलीजन, जेंडर या वेल्थ या बैकग्राउंड को देखकर। इक्वल पॉलिटिकल राइट्स उसको मिलेंगे। ये जो राइट्स लिखे हुए हैं, राइट टू वोट है, इलेक्शंस लड़ने हैं, या फिर वैल्यू है वोट की, वो सब बराबर रहेगी। तो जब आपको फुल मेंबरशिप मिलती है तो इट मीन्स आप इक्वल हो। एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल मेंबरशिप का मतलब है जितने भी सिटीजन्स हैं वो कानून के नज़र में बराबर हैं। कोई कानून से ऊपर नहीं है, कोई कानून से नीचे नहीं है। यानी कि अगर कोई पावरफुल बंदा कोई क्राइम कमिट करता है तो उसको पनिशमेंट मिलेगी जैसे एक आम आदमी को मिलती है। तो कानून सबको बराबर ही ट्रीट करता है। इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज। तो फुल मेंबरशिप का मतलब है जो भी अपॉर्चुनिटीज होंगी एजुकेशन की फील्ड में, जॉब्स, पब्लिक सर्विसेज, तो सभी सिटीजन्स अप्लाई कर पाएं। जैसे गवर्नमेंट जॉब में अगर वो क्वालिफिकेशंस को मीट करते हैं, यानी कि सबको एक फेयर चांस मिलना चाहिए अगर आप सिटीजन हो। और इक्वल मेंबरशिप का मतलब यही है कि हर सिटीजन डिजर्व करता है, उसको कुछ रिस्पेक्ट मिले, उसकी डिग्निटी हो, भेदभाव ना हो किसी चीज को लेकर। जैसे अनटचेबिलिटी है और डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, छुआछूत है, तो ये गलत है, ये इक्वल मेंबरशिप के अगेंस्ट है। तो हर किसी को लगना चाहिए हमारी वैल्यू हो रही है। और सिटीजन्स जो है वो फ्रीली पार्टिसिपेट करें सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ में। जैसे लोग अपनी एसोसिएशंस बना पाएँ, ऑर्गेनाइजेशंस ज्वाइन कर पाएँ, अपनी बात को रख पाएँ। एक्टिव पार्टिसिपेशन होगा तो सही रहेगा। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्लोबल सिटीजनशिप, कैन इट रिप्लेस नेशनल सिटीजनशिप, डिस्कस। तो ग्लोबल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि हम सिर्फ खुद को एक देश का मेंबर नहीं मानते हैं, हम पूरे दुनिया का मेंबर मानते हैं, दुनिया को परिवार मानते हैं। क्योंकि हमारे कुछ ग्लोबल इश्यूज हैं, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज, पीस, पॉवर्टी, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स आ रही हैं, गरीबी की प्रॉब्लम्स हैं, पीस यानी कि वॉर्स होती रहती हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इन सब चीज़ों के लिए सभी का मिलकर एक साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ग्लोबल सिटीजनशिप ये एक आइडिया है जो कहता है कि देखो सारे ह्यूमन बींग्स कनेक्टेड हैं। सो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स पे ये फोकस करता है कि भाई सभी के राइट्स के लिए बात की जाए। ग्लोबल कॉपरेशन की ये बात करता है कि दुनिया भर में आपस में एक कनेक्टिविटी रहे। एंड रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं कि व्हेन पीपल सपोर्ट इंटरनेशनल एफर्ट्स, जब इंटरनेशनल लेवल पे एफर्ट्स होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, तो आप खुद को एक ग्लोबल सिटीजन मान सकते हो, आप दुनिया को अपना परिवार मान रहे हो। आज बहुत सी प्रॉब्लम ग्लोबल हो गई हैं जो मैंने आपको बताया, टेररिज्म, पैंडेमिक्स एंड ऑल, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स अकेले नहीं सॉल्व हो सकती। तो ग्लोबल सिटीजनशिप बहुत ज़रूरी है। नेशनल सिटीजनशिप का मतलब है आप लीगली मेंबर हो किसी एक देश के, है ना, आपको लीगल राइट मिलेंगे वहाँ के, आपको स्टेट का प्रोटेक्शन मिलेगा, एक्सेस मिलेगा गवर्नमेंट की सर्विसेज का, और राइट्स और ड्यूटीज भी लिखी होंगी आपकी। सो क्या ग्लोबल सिटीजनशिप नेशनल सिटीजनशिप को रिप्लेस कर देगी? नहीं, क्योंकि देखो ओनली द नेशन स्टेट प्रोवाइड्स लीगल राइट्स। जो लीगल राइट होते हैं किसी भी देश के, वो देश ही प्रोवाइड कर सकता है, और तो कोई आपको प्रोवाइड नहीं करेगा। और वोटिंग राइट और पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन भी एक देश के अंदर ही होता है। और गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है भाई अपने देश के कानून और उसके लॉ एंड ऑर्डर के लिए। सो ग्लोबल सिटीजनशिप एक मॉरल आइडिया है, एक अच्छी बात है कि सभी अपने आप को माने। ये नहीं कह रहे हैं कि आपको कोई सिटीजनशिप मिलने जा रही है इन रियल। तो रिलेशनशिप क्या है भाई? देखो एक दूसरे को ये कहीं ना कहीं मतलब जुड़े हुए हैं। एक बंदा अपने देश के लिए लॉयल है और वही बंदा ग्लोबल इश्यूज के लिए भी अगर कंसर्न है, तो वो कहीं ना कहीं दोनों चीज़ें साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट वेज टू एक्वायर सिटीजनशिप इन इंडिया। इंडिया में आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं? इंडिया में आप सिटीजनशिप कैसे ले सकते हैं? बाय बर्थ। सबसे पहले तो आप इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं अगर आपका जन्म हुआ है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ बर्थ एंड द सिटीजनशिप स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। अगर मान लो कोई इंडिया में पैदा होता है बिटवीन 26 जनवरी 1950 एंड 1 जुलाई 1987, तो वो बाय बर्थ इंडिया का सिटीजन है। उसके बाद अगर वो कोई मतलब इसके बाद पैदा होता है तो उसका कोई एक पेरेंट इंडियन होना चाहिए, ठीक है, इसी टाइम पीरियड के बीच का। सो अ चाइल्ड बोर्न इन इंडिया टू इंडियन पेरेंट्स वो ऑटोमेटिकली इंडियन ही कहलाता है अगर उसके पेरेंट्स इंडियन हो। दूसरा है बाय डिसेंट। अब हो सकता है कि कोई बाहर पैदा हुआ वो इंडिया के, वो भी इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है अगर उसका कोई भी पेरेंट जो है वो इंडियन सिटीजन है एट टाइम ऑफ बर्थ। जैसे इफ इंडियन पेरेंट्स आर लिविंग इन अनदर कंट्री एंड देयर चाइल्ड इज बोर्न देयर, ठीक है, अगर कोई इंडियन पेरेंट है वो बाहर रह रहे हैं, बाहर उनका बच्चा पैदा होता है, तो भी उनका बच्चा जो है वो इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है। तीसरा है भाई रजिस्ट्रेशन। कुछ कैटेगरी है लोगों की जो अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि भाई
कोई इंडियन ओरिजिन का है, जो मतलब पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन लिविंग इन इंडिया, अ पर्सन मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, माइनर चिल्ड्रन ऑफ इंडियन सिटीजन्स, तो ये भी अपनी रजिस्ट्रेशन करके ले सकते हैं। मान लो फॉर एग्जांपल अ फॉरेन वुमेन मैरिड टू एन इंडियन सिटीजन, अगर कोई बाहर की अंग्रेज है, कोई भी है बाहर की है, वो इंडियन सिटीजन से शादी करती है, तो वो रजिस्ट्रेशन के द्वारा इंडियन सिटीजनशिप उसको मिल सकती है। बाय नेचुरलाइजेशन, इसका मतलब क्या है, एक फॉरेनर इंडियन सिटीजनशिप ले सकता है नेचुरलाइजेशन से। कैसे? अगर वो इंडिया में एक लंबे समय तक रहता है, ठीक है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, उसका कैरेक्टर अच्छा है, इंडियन लैंग्वेज की उसकी नॉलेज है, कि मान लो एक फॉरेन सिटीजन है, वो यहाँ पे रहा है काफ़ी सालों तक, उसने काम किया है, तो वो यहाँ पे नेचुरलाइजेशन से भी अप्लाई कर सकता है। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर मान लो इफ अ न्यू टेरिटरी बिकम्स पार्ट ऑफ इंडिया, अब इंडिया मान लो किसी आजू बाजू पे अगर कोई वॉर होती है, वो पूरी टेरिटरी इंडिया की हो जाती है, तो वहाँ के रहने वाले सारे लोग इंडियन हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, ठीक है, जब वो मर्ज होगा। अब हम चैप्टर 7 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 7 के अब हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। डिफाइन नेशन, एक्सप्लेन द मेन फीचर्स दैट कॉन्स्टिट्यूट अ नेशन। तो नेशन से आप क्या समझते हो और उसके फीचर्स क्या होते हैं? नेशन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ पे लोग रहते हैं, खुद को जहाँ वो कनेक्टेड समझते हैं, उनकी कॉमन एक आइडेंटिटी है, उनका एक शेयर्ड कल्चर रहा है, शेयर्ड हिस्ट्री रही है, उनकी लैंग्वेज सेम रही है, टेरिटरी पे वो साथ में रहे हैं, एक सेंस है बिलोंगिंग की, हाँ भाई साथ में जुड़े हुए हैं। तो ये नहीं है कि सेम एरिया में रह रहे हैं तो वो नेशन है, बल्कि आपको इमोशनल और पॉलिटिकल यूनिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो एक फीलिंग होनी चाहिए टुगेदरनेस की, एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की। तो इसमें कॉमन टेरिटरी का रोल ऑन बहुत बड़ा है, ठीक है। ए नेशन यूजुअली लिव्स इन अ डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया। नेशन का मतलब एक डिफाइंड एरिया होगा कि भाई इस एरिया में वो रहते हैं लोग, सेम उनका लैंड होगा, सेम एनवायरनमेंट होगा। जैसे सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री लिव विद इन द सेम टेरिटोरियल बॉर्डर्स, जो भी कंट्री का सिटीजन है वो अपने उस टेरिटरी के बॉर्डर्स के अंदर रहते हैं, एक यूनिटी रहती है इससे। कॉमन कल्चर, अगर कोई देश का मेंबर है, सिटीजन है, तो उसके सिमिलर रीति रिवाज, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, वैल्यूज हैं, तो इससे क्या है, फेस्टिवल्स हैं, फूड हैबिट्स हैं, सेम एक जैसी ड्रेसेस हैं, तो इससे एक जुड़ाव सा पैदा होता है, इमोशनल बॉन्ड रहता है नेशनल फेस्टिवल्स वगैरह से। कॉमन लैंग्वेज है, लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल होता है लोगों को जोड़ने में, ठीक है, कम्युनिकेशन इसी से होता है, आइडेंटिटी इसी से आप अपनी बताते हो, तो कॉमन लैंग्वेज बोलने वाले लोग ज़्यादा खुद को कनेक्टेड फील करते हैं, तो इससे नेशनल इंटीग्रेशन स्ट्रेंथन होता है। शेयर्ड हिस्ट्री, अगर एक देश है, उसकी सेम हिस्ट्री रही है, उसका स्ट्रगल, उसकी अचीवमेंट्स, उसके जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, अगर वो सेम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उससे भी एक देशभक्ति की भावना आती है। फ्रीडम मूवमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, ये एक नेशनल प्राइड, गर्व का ये सब टॉपिक है, ठीक है। शेयर्ड हिस्ट्री क्रिएट्स कलेक्टिव मेमोरी एंड यूनिटी। सेंस ऑफ यूनिटी एंड बिलोंगिंग, सबसे मेन फीचर है एक नेशन का, लोगों में एक आपसी भाईचारा हो, इमोशनली अटैच्ड हो लोग अपनी कंट्री को लेकर, अपने सिटीजन्स को लेकर। सिटीजन्स यूनिटी दिखाएं नेशनल सेलिब्रेशंस के टाइम पे या मुसीबत के टाइम पे, देश एकजुट रहे, ये बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन, डिस्कस द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद इट। नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब है द राइट ऑफ अ नेशन टू डिसाइड इट्स ओन पॉलिटिकल फ्यूचर। किसी का पॉलिटिकल फ्यूचर क्या होगा ये आपको डिसाइड कर रहे हो, यानी कि जिनका अपनी एक कॉमन आइडेंटिटी है, कल्चर है, हिस्ट्री है, उनके पास पूरी आज़ादी है कि भाई अपनी सरकार खुद चलाएं, पॉलिटिकल स्टेटस अपना डिसाइड करें क्या है, इंडिपेंडेंट स्टेट अपना बनाएं। सो ये क्या है, एक मतलब कोई बाहर का बंदा आके हमें रूल ना करे, हम अपना रूल खुद करें। तो नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन यही कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स जब हमारे चल रहे थे, इंडिया वाले हम लड़ रहे थे ब्रिटिशर से, तो हम यही कह रहे थे कि भाई हमें जो है खुद पे रूल चाहिए अपना। तो बहुत से एशियन अफ्रीकन कंट्रीज जो है वो आज़ाद भी हो गए थे जब वो सेल्फ रूल का डिमांड कर रहे थे। प्रॉब्लम क्या है, मैनी कंट्रीज हैव मोर देन वन कल्चरल और एथनिक ग्रुप्स। आज एक देश में बहुत सारे ग्रुप्स रह रहे हैं, हर कोई चाह रहा है कि भाई हमें सेपरेट स्टेट दे दो, हमें सेपरेट स्टेट दे दो, ठीक है, जिससे कि इनस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है। फॉर एग्जांपल, अलग अलग जो एक एरिया में जो रीजन्स हैं, वो डिमांड कर रहे हैं अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपनी एथनिसिटी को लेकर, अपनी जाति को लेकर, इससे यूनिटी खराब होती है। और अगर एक नया देश बन गया तो माइनॉरिटीज जो होंगी ना, उनको हमेशा निकाल दिया जाता है, तो इससे भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कि मतलब हो सकता है कि एक ही अपने आप को टॉप पर रखे और बाकियों को, वो माइनॉरिटीज को पूछे भी ना, और इससे कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस हो सकता है। जब सेल्फ डिटर्मिनेशन की डिमांड आती है तो इससे प्रोटेस्ट भी हो सकती है, सिविल वॉर्स भी हो सकती है, वायलेंस भी हो सकती है। तो अगर गवर्नमेंट रिफ्यूज कर देती है ऐसी डिमांड्स को, तो टेंशंस बढ़ सकती है और जिससे पीस एंड स्टेबिलिटी को खतरा है। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चैलेंजेस,
स्मॉल और न्यूली फॉर्म्ड नेशंस, अगर कोई देश बहुत छोटा है, नया नया बना है, तो उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी आएंगी, इसके पास रिसोर्सेज भी कम होंगे, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी रहेगी। तो इंडिपेंडेंस डज नॉट ऑलवेज गारंटी प्रोस्पेरिटी। आज़ादी से ये नहीं होता आपका देश समृद्ध हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं चैप्टर 8 की तरफ। चैप्टर 8 कहता है, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सेक्युलरिज्म और इसके मेन फीचर्स क्या हैं। देखो भाई, सेक्युलरिज्म का मतलब होता है कि जो सरकार है, जो स्टेट है, जो देश है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा, सभी रिलीजन को बराबर का दर्जा मिलेगा। यानी रिलीजन और सरकार एकदम सेपरेट होगी, हर पर्सन को राइट है, फ्रीडम है, अपना रिलीजन फॉलो करो या कोई रिलीजन मत फॉलो करो, आप पूरी तरीके से आज़ाद हो। तो एक सेक्युलर स्टेट यही है जो फेवर नहीं करता किसी एक रिलीजन को, ना ही डिस्क्रिमिनेट करता है किसी दूसरे रिलीजन के साथ। सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड स्टेट, तो सेक्युलरिज्म में कहा जाता है कि गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करती है रिलीजियस मैटर्स पे, और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल भी कंट्रोल सरकार को नहीं कर सकते। जो कानून बनेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे बनेंगे, रिलीजियस रूल्स नहीं होंगे, तो एक न्यूट्रलिटी रहेगी। और इक्वल रिस्पेक्ट भाई सभी धर्मों की, सभी धर्मों का सम्मान करो, कोई स्पेशल स्टेटस किसी धर्म को नहीं देना। अलग अलग रिलीजन के लोग फ्रीली सेलिब्रेट कर सकते हैं अपना फेस्टिवल, किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहना, हार्मनी प्रमोट करनी है, भाईचारा। फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो सेक्युलरिज्म गारंटी देता है कि जो एक राइट मिलेगा आपको, भाई आप अपना कोई भी रिलीजन प्रैक्टिस करो, आप भाई अपना जो भी एक रिलीजन है उसका प्रचार प्रसार करो, ठीक है, आप अपना धर्म बदलो, किसी धर्म को मत फॉलो करो, आप पूरी तरीके से आज़ाद हो। नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन रिलीजियस ग्राउंड्स, यानी कि स्टेट बिल्कुल भी भेदभाव नहीं कर सकता धार्मिक मैटर्स पे, ठीक है, कानून के आगे सब बराबर। जैसे गवर्नमेंट जॉब एंड सर्विसेज आर ओपन टू पीपल ऑफ ऑल रिलीजन, हर धर्म के लोगों के लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं, सर्विसेज हैं, वो ओपन रहेंगी, ठीक है। सो रिलीजन बिल्कुल भी सिटीजनशिप के राइट्स को तो अफेक्ट नहीं करेगा। और माइनॉरिटी, ये बहुत ज़रूरी है, सेकुलरिज्म प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी के रिलीजियस, मतलब एक तरीके से जो रिलीजियसली कम है जो लोग, मतलब संख्या में, नंबर में, तो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो है वो अपना कल्चर, लैंग्वेज, अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करें, ठीक है। एक्सप्लेन द वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेक्युलरिज्म, हाउ इज इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर सेक्युलरिज्म कैसा है, इंडिया का कैसा है, ये आपको बताना है। वेस्टर्न वाला बिल्कुल स्ट्रिक्ट है कि भाई बिल्कुल भी सरकार रिलीजन से बिल्कुल भी कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेगी, एकदम दूर रहेगी। और मेनली यूरोप अमेरिका में ऐसा होता है। पहले क्या होता था, चर्च का बहुत डोमिनेंस होता था गवर्नमेंट पे, अब ये बिल्कुल मना है, कंप्लीट सेपरेशन होगा भाई। वेस्टर्न मॉडल यही कहता है, दूर रहो, इंटरफेयर नहीं करना रिलीजियस मैटर्स पे, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस बिल्कुल भी गवर्नमेंट के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, स्टेट न्यूट्रल रहेगा, कोई भी स्टेट का रिलीजन नहीं होगा। सेक्युलर स्टेट वेस्टर्न कंट्रीज में किसी रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, लॉज जो बनते हैं उसके पीछे रीजन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स होते हैं, किसी भी धार्मिक शिक्षा के आधार पर कोई कानून नहीं बनता, पब्लिक पॉलिसीज पे रिलीजियस कंट्रोल नहीं होता। फोकस ऑन इंडिविजुअल फ्रीडम, वेस्टर्न सेक्युलरिज्म यही कहता है भाई इंडिविजुअल्स की फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो जिस धर्म को मानना चाहे, जिस धर्म को अपनाना चाहे, उसको वो आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। प्राइवेट मैटर वो मानता है। इंडियन सेक्युलरिज्म क्या कहता है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है, हम थोड़ा सा को स्ट्रिक्ट सेपरेट ना करते हुए थोड़ा सा इंटरवेन करते हैं जहाँ जरूरी होता है। सर्वधर्म समभाव, इंडियन सेक्युलरिज्म कहता है कि इक्वल रिस्पेक्ट हम सभी रिलीजन की करते हैं, और स्टेट कैन सपोर्ट ऑल रिलीजन्स इक्वली, ठीक है, और किसी भी एक को हम फेवर नहीं करते, यानी कि हमारा देश मल्टी रिलीजियस है, अलग अलग धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। सो अब रिफॉर्म्स करने हैं, अगर कोई गलत चीज़ चल रही है तो स्टेट उसको बदल सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कुछ ऐसी रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो कि फंडामेंटल राइट्स के प्रिंसिपल को वॉलेट करती हूँ, इक्वलिटी या सोशल जस्टिस के प्रिंसिपल को वॉलेट करती हूँ, तो ऐसे में फिर क्या हो सकता है, स्टेट को इंटरवेन करना पड़ सकता है। द स्टेट कैन बैन प्रैक्टिसेस लाइक अनटचेबिलिटी, मान लो छुआछूत बहुत चलता था तो स्टेट इसको रोक सकता है, बंद कर सकता है, भेदभाव बंद कर सकता है। डिस्कस द क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन सेक्युलरिज्म, डू यू थिंक दे आर जस्टिफाइड। देखो भाई, होता क्या है, हमारा जो सेक्युलरिज्म है इसमें होता क्या है, एक एलिगेशन है, कुछ क्रिटिक्स लोग ये कहते हैं कि इंडियन सेक्युलरिज्म फेवर करता है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ को अपने पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए, और वो कहते हैं स्पेशल प्रोटेक्शन और स्कीम्स जो भी होती हैं उससे ये एक इम्बैलेंस होता है, जनरल कैटेगरी वालों के लिए बुरा होता है। तो क्रिटिक्स का मानना है सेक्युलरिज्म जो है वो सबको बराबर समझे, स्पेशल ट्रीटमेंट ना दे। वोट बैंक पॉलिटिक्स, सो इट इज़ ऑफन सेड दैट, कहा जाता है कि पॉलिटिकल पार्टीज अक्सर रिलीजन को यूज़ करती हैं वोट लेने के लिए। रिलीजन को सेपरेट रखना चाहिए, लेकिन हमारे लीडर्स कई बार रिलीजन को लाते हैं वोट मांगते समय। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन, अब वेस्टर्न मॉडल तो पूरा सेपरेट है, लेकिन इंडियन मॉडल जो है वो सेपरेट नहीं है।
स्टेट लगभग कई बार देखा गया इंटरवेन करता है, ठीक है, कुछ मैटर्स को। सो इससे कंफ्यूजन रहता है न्यूट्रल है या नहीं है। अनइक्वल एप्लीकेशन ऑफ लॉज। सो कुछ ये भी कहते हैं कि जो देखो डिफरेंट पर्सनल लॉज फॉर डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, जैसे हिंदुओं के अलग लॉ होते थे, मुस्लिमों के अलग लॉ होते थे, ये भी इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए सभी के लिए जो फॉलो होता हो। मिस यूज ऑफ सेकुलरिज्म, जो टर्म सेकुलरिज्म है उसको बहुत बारी मिस यूज की जाती है। इसको लोग इसलिए नहीं यूज करते कि भाई भाईचारा बड़े, सोसाइटी में सभी लोग एक साथ रहें, लेकिन इससे होता क्या है कि लोग सेकुलरिज्म के नाम पे बहुत ज़्यादा गलत काम करते हैं। क्या ये क्रिटिसिज्म जो चीज़ें हैं वो जस्टिफाइड हैं? देखो भाई, पार्शियली वैलिडिटी की अगर हम बात करें, सम क्रिटिसिज्म्स कुछ ऐसी जो बुराइयां हैं वो थोड़ी बहुत तो हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। अब अगर मैं आपको बताऊं, इंडियन सेकुलरिज्म को डिज़ाइन किया गया है एक डाइवर्स सोसाइटी के लिए। हमारे यहाँ पे एक दो धर्म के नहीं, बहुत धर्मों के और बहुत भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, और इक्वल रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी आर नेसेसरी, बहुत जरूरी है। जिस देश में माइनॉरिटीज रहते हो उनकी प्रोटेक्शन हो, उनकी रिस्पेक्ट की जाए, और स्टेट का इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। सोसाइटी में अगर कुछ गलत चल रहा है तो कुछ पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस हो सकता है कि भाई सेकुलरिज्म को वीक करती हो, लेकिन बहुत जरूरी है ये सब करना। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होती है। सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करवा दिए गए हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।